तो दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल है जो उसकी इनिशियल स्पीड है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर है, वो एक गोल्ड न्यूक्लियस की तरफ आता है। गोल्ड न्यूक्लियस का हमें एटॉमिक नंबर जेड दिया गया है, ठीक है, और ये आता है इसकी तरफ। तो आपका यहाँ पे ओके, वेरी गुड। तो जब ये इसकी तरफ आता है तो हमें क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालना है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम का जो चौथा पॉइंट होता है वो होता था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कौन से फोर्सेस हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, इसलिए हम सीधे सीधे लगा सकते हैं के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ओके, अब यहाँ पर जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो थी हाफ एम बी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी जो शुरू में थी वो जीरो थी, है ना, क्योंकि वो इन्फिनिटी पर था, कहीं और था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है क्योंकि वो रुक जाता है, और आपकी जो यू फाइनल होगी वो कितनी होगी, यू फाइनल होगी जब वो यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर अगर आ जाएगा तो अल्फा पार्टिकल अगर यहाँ पर आ गया तो इन दोनों बीच के जो इन दोनों पार्टिकल के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो के क्यू वन कितना, अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है 2e, और इसका जेड ई हो गया अपॉन इनका जो भी डिस्टेंस होगा, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच वो, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो डी मिलेगा वो कितना मिलेगा, जो डी मिलेगा वो मिलेगा 4kZe स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलो, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जल्दी से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस की। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है वो होती है r इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसी भी न्यूक्लियस की रेडियस को निकालने का। यहाँ पर जो आर नॉट की वैल्यू है वो है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, या फिर आप कह सकते हो 1.2 फेंटोमीटर। ओके, तो यहाँ से आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो एक जो बेसिकली एफ एम होता है उसमें 10 की पावर माइनस 15 मीटर होते हैं, जैसे एक पीएम होता है, एक आपका एंगस्ट्रॉम, एक नैनोमीटर, इसी तरीके से ये आपका एफएम भी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि जो एटम की न्यूक्लियस होती है वो बेसिकली एटम की जो रेडियस होती है वो थोड़ी सी हायर होती है, 5 गुना ज्यादा होती है न्यूक्लियस की रेडियस है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, दो के कंपेरिजन आपको आ सकते हैं। तो कभी भी कंपेरिजन आए तो आप सीधे सीधे यहाँ से ये यूज कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो आर नॉट है वो कांस्टेंट है। तो एक की रेडियस दे दी, दूसरे की पूछ ली, और एक का एटॉमिक मास नंबर आपको दे दिया जाए और दूसरे का भी दे दिया जाए तो आप इजीली इसको निकाल सकते हो। ओके, अब जैसे क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इजी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन की बात करूं तो मान लो आपको एक एटम दे दिया ऐसे, और एक दूसरा मान लो ऐसे दे दिया, न्यूक्लियस दे दिया बेसिकली, एक एक्स एक वाई। तो आपको यहाँ पर जो रेडियस ऑफ एक्स है वो आपकी न्यूक्लियस की 3.6 एफएम है, जबकि आर वाई आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे, ये बहुत सिंपल है। अगर आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़े तो भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो वॉल्यूम हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो वॉल्यूम आएगा वो भी आप निकाल सकते हो रेडियस निकालने के बाद। तो यहाँ से वॉल्यूम का क्वेश्चन भी इजी हो सकता है। तो जैसे अभी हम इसमें क्या निकालना चाहें, तो इसमें अगर हम निकालना चाहें, ओके वेरी गुड, तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं, सीधा सीधा रेशियो आर 3.6 अपॉन आर वाई इज इक्वल टू इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो जो ऊपर लिखे रहते हैं, जैसे कोई भी ये एटम है तो इसमें जो ऊपर वाली चीज होती है उसको जनरली एटॉमिक मास नंबर कहते हैं, जबकि नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.6 अपॉन आर वाई, और इधर एटॉमिक मास नंबर पहले वाले का कितना है 27, दूसरे वाले का कितना है 125, ठीक है। तो यहाँ से इजिली हम जो है अपना तरीका यूज करेंगे, और यहाँ से हमारा जो आर वाई है दैट वुड बिकम 6 फेरोमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर सॉरी। तो बेसिकली आपका ये आ गया। अब आपको निकालना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से आर की वैल्यू रखोगे 6 एफएम, तो आपका जो आंसर है वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी सी चीजें होती हैं, आई होप आप इसको निकाल पाओगे। अब हम आगे बात करें वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की, तो आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। बस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस में याद ये रखें, क्योंकि वॉल्यूम होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। आर की जगह अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं उसका आर का, तो वो कितना हो जाएगा, आर ए की पावर 1/3, और ऊपर भी 3 है तो वो क्या हो जाएंगे, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो हमारा वॉल्यूम है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, ठीक है, जबकि जो हमारी रेडियस थी वो आपकी इस तरीके से रिलेटेड थी, तो हमारा वॉल्यूम इस तरीके से है। तो हम v1/v2 इज इक्वल टू a1/a2 भी कर सकते हैं। ओके, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एम्स वगैरह में ज्यादा काम आ सकती हैं, ठीक है। अब हम बात करें डेंसिटी की, तो न्यूक्लियस का जो डेंसिटी होती है वो क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है कि जो डेंसिटी होती है बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनका जो मास होता है वो लगभग इक्वल होता है, ठीक है। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो होता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है आपको आना, इतना, ठीक है, इतने केजी। और मैं आपको अभी उसमें भी बताऊंगा एटॉमिक मास यूनिट में, डोंट वरी, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जब बाइंडिंग एनर्जी वगैरह देखेंगे तब। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो आपको ध्यान रखना है 1.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 केजी, ठीक है।
तो यहाँ पर ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ध्यान रखें। तो आपका बेसिकली ये दोनों चीज़ आपको पते होने चाहिए। अब यहाँ पर हम आए, सॉरी 1.6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पावर आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसमें 31 होता है जबकि इसमें -27 हो जाए, मतलब ये कितने गुना ज्यादा हो गया मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ से लगभग 4 गुना ज्यादा है, ठीक है, पावर की वजह से। तो यहाँ पर अगर मैं आगे बढ़ूं तो अगर आपको मास ऑफ न्यूट्रॉन पूछा जाए तो वो मास ऑफ प्रोटॉन के ही लगभग इक्वल होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसीलिए क्या है, जब आप डेंसिटी निकालोगे, अब डेंसिटी अगर आप किसी भी न्यूक्लियस की निकालोगे, न्यूक्लियस के अंदर है क्या, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अगर आप दोनों की जब डेंसिटी निकालोगे तो वहां से आपको जब डेंसिटी पता चलेगी तो वो बेसिकली इंडिपेंडेंट आएगी ए के ऊपर, ठीक है, मास नंबर के ऊपर वो डिपेंड नहीं करती है। मतलब इसका क्या है कि अगर आप एक जगह कार्बन की डेंसिटी लो और एक जगह यूरेनियम की डेंसिटी लो तो इनका जो रेशियो आएगा वो 1:1 ही आएगा, चाहे इसका मास नंबर बिल्कुल अलग है चाहे इसका अलग है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि आपका जो रेशियो होता है डेंसिटीज का वो सेम होता है, 1:1 हो जाएगा, ओके। तो ये बहुत इजी सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। डेंसिटी जो रेशियो है वो सेम आएगा, मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि उनकी डेंसिटी सेम आएगी यहाँ पे, ठीक है। कोई भी एलिमेंट की जो डेंसिटी होती है वो कितनी हो जाती है, उसका मास और उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन डेंसिटी आपकी कांस्टेंट रहती है, वो डिपेंड नहीं करती है मास नंबर के ऊपर। तो एक ही वैल्यू डेंसिटी की हमेशा रहने वाली है। उसका जो ऑर्डर होता है डेंसिटी का, ध्यान रखना, जो डेंसिटी का ऑर्डर आएगा, मतलब ऑर्डर मतलब जैसे किस रेंज में डेंसिटी आती है, तो वो आती है इतने किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब है कितनी कम स्पेस में ज्यादा न्यूक्लियस भरे पड़े हैं, ठीक है। चलो अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर 10⁻17 ही सारे एलिमेंट्स का रेशियो रहेगा, मतलब जितनी भी डेंसिटीज है। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो है न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्सेस होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। बाकी होते तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी है, बट लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज की, न्यूक्लियर फोर्स कभी भी चार्ज और मास पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता चार्ज और मास से, यानी कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह सिर्फ प्लस और नेगेटिव चार्ज में लगेगा या फिर प्लस प्लस में या माइनस माइनस में लगेगा, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो फोर्सेस होते हैं न्यूक्लियर फोर्स, वो चार्ज और मास पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो इसीलिए वो सब में लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन में भी लगेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में भी लगेगा। लेकिन हम न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं तो इसलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। आपसे पूछा जाए प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन किस में ज्यादा फोर्स लगेगा, तो आंसर आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। क्यों, इसका जो रीजन है वो सिंपल सा है कि जो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्सेस होते हैं उनमें आपके न्यूक्लियर फोर्सेस तो हैं ही, लेकिन साथ साथ में इसमें आपका एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर तो है लेकिन इसमें एक रिपल्सिव इलेक्ट्रो भी हो जाएगा, तो नेट जो फोर्स आएगा वो इसके कंपैरिजन में कम आएगा। इसीलिए आपसे आपको पूछा जाए तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ज्यादा फोर्सेस होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज है न्यूक्लियर फोर्सेस की, ये बहुत ज्यादा शॉर्ट रेंजेस फोर्स होते हैं, मतलब वेरी शॉर्ट रेंज वाले फोर्स होते हैं। इफेक्टिव बहुत ज्यादा है मान लिया, बट लेकिन जब आपकी न्यूक्लियस के बीच में 0.8 FM से दूरी ज्यादा हो जाती है तो ये आपके अट्रैक्शन की तरह काम करते हैं उनके बीच में। लेकिन ध्यान रखना जब ज्यादा पास में हो जाता है तो रिपल्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका जब बिल्कुल ही पास में हो जाएगा 0.8 FM से भी पास में जब न्यूक्लियस आ जाएंगे तो रिपल्सन का बिहेव करेगा, ठीक है। और एक थोड़े डिस्टेंस के बाद ये काम ही नहीं करते हैं, बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये स्पिन डिपेंडेंट होते हैं। स्पिन अगर आपने पढ़ा हो इसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, तो वहां पे एस की वैल्यू पढ़ते हैं, क्वांटम नंबर होता है एस, तो वो स्पिन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, कि ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे घूम रहा है, मतलब ऐसे घूम रहा है या फिर ऐसे स्पिन है उसकी, ओके। तो ये स्पिन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। ये एम्स के लिए जरूरी पॉइंट है जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो सब ऐसे पॉइंट थे जो हमारे नीट में ज्यादा कोई खास काम नहीं आएंगे या फिर जेई में भी कोई खास काम नहीं आएंगे, वो जो था थ्योरेटिकल असर्शन रीजन के लिए ज्यादा जरूरी थे। अब आप आगे बात करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट की आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है, मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 C12। अगर एक एटम के मास को निकालें और आप डिवाइड करते हैं 12 से तो वो 1 mu की वैल्यू आती है। अब ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है उसकी, ठीक है, जो पहले से डिफाइन कर रही है 1 mu को, जैसे हम 1 किलोग्राम को डिफाइन करके चलते हैं ऐसी करके ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो यहाँ पर आपको इसी के फॉर्म में हम इस चैप्टर में बात करेंगे क्योंकि एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटी यूनिट है और आपका हमारे एटम लेवल पे हम डील कर रहे हैं तो इसी के अंदर डील करना बेहतर है। जैसे हमने मॉडर्न के अंदर दूसरे पहले पोर्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे डील किया था, ऐसे ही हम यहाँ पे AMU पे डील करेंगे मास को। तो यहाँ पे एनर्जी और आइंस्टीन की जो मास रिलेशन वाली इक्वेशन है वो आपको याद होनी चाहिए, mc², इसका बहुत यूज होगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो मास है वो किलोग्राम में है, तो c भी आपकी किस में है, फिर मीटर पर सेकंड में है, और c² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁻16, क्योंकि 3 × 10⁸ का स्क्वायर करोगे तो इतनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली मास किलोग्राम में है, ये आपके SI यूनिट है दोनों। लेकिन अगर इसको मैं यूज करूंगा इस चैप्टर में AMU वगैरह में मास को रख दूंगा तो c की वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। फिर आंसर इलेक्ट्रॉन
वोल्ट में आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ आपको, जैसे पूछा जाए कि एक एएमयू मास में कितनी एनर्जी रहेगी, एक एएमयू मास में कितनी एनर्जी रहेगी, अगर आपको वो पूछा जाए और वो भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? जो एनर्जी होती है वो होती है एमसी स्क्वायर। ठीक है, हम जानते हैं एम मास जो होता है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एमयू मास में अगर हम निकालें तो एक एमयू मास जो होता है वो कितना हो जाएगा आपका किलोग्राम में इतना, और आपका यहाँ पर एनर्जी जो है वो 9 × 10⁻16 हो जाएगी, इतने जूल हो गई। हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, तो हमें जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर जाना है तो कैसे जाएंगे? हम जानते हैं अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको निकालेंगे तो आंसर हमारा आएगा 931। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁻6 हो जाएगा। तो उसकी जगह हमने मेगा लिख दिया क्योंकि इस पूरे चैप्टर में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा यूज होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कंपेरिजन में। तो मैं वही चीज बता रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारी जो एनर्जी आएगी एक एएमयू के अंदर वो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो एनर्जी है ना वो एक एएमयू के अंदर आई है। ठीक है, ये आपकी टोटल मास के अंदर नहीं है। तो अब आपसे क्वेश्चन आगे पूछा जाए कि बताओ डेल्टा एम मास के अंदर कितनी एनर्जी आएगी, तो टोटल एनर्जी होनी कितनी चाहिए? डेल्टा एम सी स्क्वायर होनी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एक एएमयू के अंदर इतनी है, तो डेल्टा एम के अंदर कितनी आ जाएगी? तो वैसे तो ये तो जूल में आ गई, लेकिन हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी? हमें एक एएमयू की हमेशा पता रहती है, तो हम इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे जितना भी मास हमें दिया गया है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि अगर आप जूल में ले रहे हो तो आपकी एनर्जी एम सी स्क्वायर होती है। ठीक है, ये आपकी जूल में। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है तो आपको सीधे सीधे ऐसे याद रखना है कि जहां भी सी स्क्वायर आएगा उसकी जगह बस ये वैल्यू पुट कर दो, 931.5। ठीक है, तो ये एक तरीके से कन्वर्जन की तरह इसको याद रखो। हालांकि इसका लॉजिक कुछ अलग था जो मैंने अभी बताया कि अगर एक एएमयू में इतनी एनर्जी है तो डेल्टा एम में कितनी हो जाएगी, मतलब एएमयू किसकी यूनिट है? मास की। ठीक है, एक यूनिट मास में अगर इतनी एनर्जी है तो डेल्टा एम मास में कितनी हो जाएगी? सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम कहें 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 10 किलोग्राम में कितने ग्राम? 10,000 ग्राम। तो ऐसे ही एक एएमयू में इतने एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो डेल्टा एम एएमयू में कितनी एनर्जी? इतनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान इस तरीके से रखना है कि जहां भी सी स्क्वायर आता है एनर्जी में उसकी जगह ये पुट कर दो, बाकी मास को मास ही रहने दो। ठीक है, और आंसर हमेशा किस में आएगा फिर? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्टली। ठीक है, अब यहां से यही इसी में पूछा जाएगा इस चैप्टर के अंदर, ये आपकी खूबसूरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम कुछ चीजें देखते हैं जैसे मास डिफेक्ट। तो अगर मैं मास डिफेक्ट की बात करूं तो मास डिफेक्ट क्या होता है? बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि जो कोई भी न्यूक्लियस होता है, जब कोई भी न्यूक्लियस होता है तो उसके अंदर जो न्यूक्लियंस होते हैं, न्यूक्लियंस के जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो वो जो होते हैं जब उनके मासेस को जोड़ा जाए और एक न्यूक्लियस के मास को अलग से जोड़ा जाए तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस आता है, और वो जो डिफरेंस होता है ना वही मास डिफेक्ट होता है। ठीक है, तो मास डिफेक्ट क्या होता है आप ऐसे समझ लो, जब आपने न्यूक्लियंस को मिला के एक न्यूक्लियस बना दिया तो उनके अंदर एनर्जी का डिफरेंस आता है। ठीक है, तो बेसिकली मास का जो डिफरेंस जो आता है उसकी वजह से मास हो या एनर्जी वो एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो मास का जो अंतर आ रहा है उसमें बेसिकली वही मास डिफेक्ट है। ठीक है, तो जैसे ये हमारा एक न्यूक्लियस था, इसमें इतने सारे प्रोटॉन थे, जेड प्रोटॉन, जो भी एटॉमिक नंबर होता है वो प्रोटॉन के नंबर होते हैं, और इसमें इतने सपोज न्यूट्रॉन थे। अब जितने भी प्रोटॉन थे, न्यूट्रॉन थे, अब आपने क्या किया? बेसिकली मास निकाला इसमें। ठीक है, अगर आपने इसमें मास निकाल रहे हो तो हमें मिलना कितना चाहिए था? मास कायदे से हमें मिलना चाहिए था इतना। ठीक है भाई, जितने भी प्रोटॉन है उतना एक प्रोटॉन का मास अगर एमपी है तो मान लो जेड प्रोटॉन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर न्यूट्रॉन है तो ए माइनस जेड इंटू एम एन कर देंगे। लेकिन हमें मिला कितना? हमें जो मिला वो मिला थोड़ा सा कम। ठीक है, थोड़ा सा हमें कम मिला, जब हमने न्यूक्लियस के मास को इसमें से घटाया तो कुछ डिफरेंस आया, और उसी को हम क्या कह देते हैं? डेल्टा एम। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दोबारा समझ लो, ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए हैं। अब अगर किसी चीज के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कंप्लीटली भरे हुए हैं तो उनका जो मास आना चाहिए वो आपका अलग से, जब आप उस न्यूक्लियस का मास नाप रहे हो और उसके अंदर न्यूक्लियस को तोड़ के उसके अंदर जो भरा हुआ है उसको जब मेजर कर रहे हो तो दोनों का मास इक्वल आना चाहिए था। बट लेकिन देखा क्या गया कि जब आप न्यूक्लियस और न्यूक्लियन जोड़ रहे हो, ठीक है, जब आप प्रोटॉन और न्यूक्लियस के मास को अलग अलग से जोड़ रहे हो तो जो आपका न्यूक्लियस का मास है वो कम आ रहा है कंपैरेटिवली उन दोनों के मासेस को जोड़कर। तो जो मास का अंतर आ रहा है उसी को मास डिफेक्ट कह देते हैं। ठीक है, तो ये डिफेक्ट वगैरह ये सब क्या है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ मास डिफेक्ट का कॉन्सेप्ट बेसिकली। तो आपको थोड़ी सी ये चीज ध्यान रखनी है कि एक टर्म है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये वो एनर्जी होती है जो एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए चाहिए। ठीक है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में अगर ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अब इसको हमें ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो ये एनर्जी होती है हमारी क्या? इस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे समझ लो
एक न्यूक्लियस है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके हमें बनाना है, इधर प्रोटॉन पड़े, न्यूट्रॉन पड़े, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पड़े हैं, इन सब से मिलके हमें एक न्यूक्लियस हमें बनाना है। तो अब ये जो न्यूक्लियस बनाना है और अब जो एनर्जी रिलीज होगी या जो एनर्जी हमें चाहिए उसी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। अब यहाँ पर ये सब मास डिफेक्ट की वजह से, तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी जो बेसिकली होती है वो डेल्टा एम सी स्क्वायर होती है, ओके। तो दिस इज डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो बेसिकली डेल्टा एम यहाँ पर मास डिफेक्ट है। तो अब ये चीज ध्यान रखें, अब ये डेल्टा एम हमने ऑलरेडी निकाला, तो डेल्टा एम हमारा कितना था, ये बाइंडिंग एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है, देखो। अगर हम मिनिमम एनर्जी निकाल रहे हैं, एक न्यूक्लियस को तोड़ रहे हैं, ठीक है, एक न्यूक्लियस को हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में तोड़ा, तो हमारी कुछ एनर्जी आ रही है, कुछ एनर्जी जो हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो जो एनर्जी चाहिए होती है वो किस वजह से चाहिए होती है, वो जो मास डिफेक्ट है उसकी वजह से। तो हमारा जो बीई आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जेड एम पी का मतलब क्या है, मास ऑफ टोटल प्रोटॉन जो उस न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ए माइनस जेड मतलब न्यूट्रॉन, और एक न्यूट्रॉन का मास अगर एम एन है तो इतने का इतना हो गया। तो टोटल प्रोटॉन का मास, टोटल न्यूट्रॉन का मास, दोनों को जोड़ा, उसमें से क्या घटा दिया, उसमें से न्यूक्लियस का मास हमने घटा दिया, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने जो है सी स्क्वायर से उसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो इतने जूल आ गई, ओके। चलो अब हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी की और आगे। तो ये तो हो गई जूल में। अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई मीन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो क्या करेंगे, ये जो सी स्क्वायर है इसकी जगह क्या सीधे पुट कर दो, 931.5, ठीक है। तो आंसर किस में आ जाएगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम देखें अगला जो टर्म है इस चैप्टर में, वो है बीईपीएन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका मतलब क्या होता है, ये वो एनर्जी होती है जो एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए चाहिए। पहले तो था पूरे न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ये वो एनर्जी है जो किसी एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी जो चेक करी जाती है वो स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए करी जाती है। मान लो ज्यादा एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए, इसका मतलब न्यूक्लियस आपका बहुत ज्यादा स्टेबल था, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है बीईपीएन, वो होती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक मास, ठीक है। तो यानी कि जो भी एटॉमिक मास नंबर है उससे डिवाइड करने पर हमें एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो आ जाती है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें एक सिंपल से क्वेश्चन की, अगर हम बात करें, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मान लो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो क्वेश्चन इज लाइक दैट कि एक एक एक्स है, एक वाई न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये जो एक्स और वाई न्यूक्लियस है, इसमें मान लो बाइंडिंग एनर्जी पर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है पीएन, बीईपीएन, वो मान लो एक्स की ज्यादा है वाई से। तो क्वेश्चन सीधे पूछा जा सकता है कि कौन इसमें से ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इज मोर स्टेबल। कारण, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो एनर्जी होती है जो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियन को निकालने के लिए चाहिए। अगर हमें ज्यादा एनर्जी निकालने के लिए देनी पड़ रही है, इसका मतलब उसमें बहुत ज्यादा फोर्सेस होंगे, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इतना जो पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर बेसिकली मान लो मास ऑफ प्रोटोन आपको दे दिया 1.0072, ठीक है, एएमयू, ओके। एएमयू को हम जो रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो म्यू से भी कर देते हैं कई बार, आपको अगर किताबों में दिखे तो। कई बार मास ऑफ न्यूट्रॉन आपको जो मिलेगा वो 1.0086 हमने ले लिया सपोज, और हमने मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस जो लिया वो लिया कितना, वो लिया 4.0015 एएमयू, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डेल्टा एम कैलकुलेट करना है, मास डिफेक्ट, ठीक है, कॉमा बाइंडिंग एनर्जी, और फिर ऑब्वियस सी बात है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है। यानी कि ये पूरी कहानी किस एटम के लिए, किस न्यूक्लियस के लिए देख रहे हो, ये जो पूरी कहानी जो आप देख रहे हो वो देख रहे हो आपका हीलियम के लिए, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो अल्फा, जो जिसे हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं बेसिकली, यानी कि हीलियम न्यूक्लियस, उसके लिए देख रहे हो, ओके। तो हीलियम न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है और इसका जो मास नंबर है वो 4 होता है, ठीक है। तो डेल्टा एम कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको मास ऑफ न्यूक्लियस इतना दिया गया है जबकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का मास इतना दिया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको देखना है कि कितने प्रोटॉन है इसके अंदर, जितने भी प्रोटॉन है उससे मल्टीप्लाई करो, फिर देखना है न्यूट्रॉन कितने हैं, जितने भी न्यूट्रॉन है उससे मल्टीप्लाई करो, और जितना भी मास आएगा टोटल जोड़ के उसमें से इसे घटा दो, तो आपका डेल्टा एम आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी निकालोगे तो डेल्टा एम सी स्क्वायर होती है, लेकिन सी स्क्वायर की जगह हमें यहाँ पे किस में निकालनी है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो सी स्क्वायर है उसकी जगह 931 यानी कि 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट कर देंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे आप निकाल सकते हो डेल्टा एम, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जब इजिली निकल जाएगी। एक और चीज है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, और वो है आपकी इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है या बाइंडिंग एनर्जी की अगर हम बात करें, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है जो रेस्ट मास एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होती है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन होता है ना उसकी जो मास होता है डेल्टा एम, वैसे तो 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है, लेकिन हमारा एएमयू में ये कितना होता है, एएमयू में अगर हमें निकालना है तो ये होगा आपका 0.3055 एएमयू, ठीक है। ये प्लीज रिमेंबर इट, इसको
तो आई होप आप लोग ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। और मैं उसका, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का तो रेस्ट मास एनर्जी आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। क्या निकाल लोगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर कर दो, तो आपकी जो एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी, जो हमारा डेल्टा एम है उसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। सी स्क्वायर की जगह हमें क्या लेना है, हमें जो लेना है, अगर मास एएमयू में है तो सीधे सीधे हमें इतना लेना है। क्यों, क्योंकि जब एक एएमयू की वैल्यू कितनी है, इतनी है, तो डेल्टा एम की कितनी होगी, इतनी, और डेल्टा एम कितना है यहाँ पर 0.00, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो हमारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी, आपकी जो रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारी काम आएगी पेयर एनिलेशन और जब हम पेयर प्रोडक्शन की बात करेंगे, ठीक है। से तो डेल्टा एम निकालना बेहद आसान है। देखो डेल्टा एम कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले हमें डेल्टा एम निकालने के लिए क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि मास ऑफ टोटल प्रोटॉन कितना है। टोटल प्रोटॉन कितने हैं, 2, और टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं, ए माइनस जेड होता है, ठीक है, यानी कि 4 माइनस 2, तो टोटल न्यूट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो भी आएगा उसमें से घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए मल्टीप्लाई करके और जोड़ के इतना, ठीक है, और उसमें से मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस घटा दोगे तो 0015, तो जो आपका आंसर आना चाहिए डेल्टा एम का वो कितना आना चाहिए, 0.03, जो भी है, मतलब इतने एएमयू लगभग जो भी आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक में से, हाँ सही है, तो यहाँ पर अब जब डेल्टा एम आ गया तो बाइंडिंग एनर्जी भी निकाल सकते हो। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा एम सी स्क्वायर, या फिर एएमयू में है तो इसका मतलब आपका एक एएमयू, जब भी एएमयू में होता है तो सी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे, 931, 931.5, तो डेल्टा एम हमारा कितना है, इतना, और इसमें क्या पुट कर दोगे, इसमें जो पुट करोगे वो 931.5, तो आंसर किस में आ जाएगा, सीधे सीधे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी पूरी पूरी, ठीक है, जो आपके ऑप्शन में भी दी हुई मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे और इसका मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 28.03, ठीक है। जब इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो 28.03 लगभग आपको मिलेगा, इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अगला था बीईपीएन। बीईपीएन कैसे निकालोगे, बाइंडिंग एनर्जी पर एटॉमिक नंबर, ठीक है, सॉरी मास नंबर, तो बाइंडिंग एनर्जी है 28.03, और हीलियम न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो कितना है, हीलियम न्यूक्लियस का जो मास नंबर है वो 4 है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो लगभग अप्रोक्स 7, थोड़ा 7 के पॉइंट पॉइंट आएंगे आगे, तो अगर ऑप्शन में पॉइंट पॉइंट दिए गए तो आप उस हिसाब से देखना, नहीं बाकी तो आंसर कितना आ जाएगा, लगभग 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि इसका मतलब पता है क्या है, इसका मतलब है कि एक न्यूक्लियस में से, मतलब उस हीलियम न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन या एक न्यूक्लियस को, एक न्यूट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो इतनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजों को देखते हैं। आप यहाँ पर ध्यान रखना, मैं आपको कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है कि एक न्यूक्लियस था जिसमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर दिए गए हैं और वो ऐसे कन्वर्ट हो जाता है ए डैश और जेड डैश में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अल्फा और बीटा पार्टिकल का नंबर कैलकुलेट करना है कि कितने इसमें से अल्फा एमिट हुए होंगे, कितने बीटा एमिट हुए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो आपका ऐसा दिया गया है जिसमें वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो अल्फा पार्टिकल होता है ना वो हीलियम न्यूक्लियस ही होता है। तो जब भी किसी एक न्यूक्लियस में से हीलियम यानी कि अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो उसका जो एटॉमिक जो ए है वो कितने से कम हो जाएगा, जो ए है वो 4 से कम हो जाएगा, यानी कि जो ए डैश है वो ए माइनस 4 हो जाएगा, और जो जेड है वो कितने से कम हो जाएगा, जो जेड है वो आपका 2 से कम हो जाएगा, ठीक है। और किसी में से अगर बीटा पार्टिकल निकल गया तो बीटा पार्टिकल बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कोई मास नंबर तो है नहीं, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जेड आपका 1 से कम हो जाएगा। तो जो ए डैश है वो तो ए के इक्वल रहेगा इसकी वजह से, लेकिन जो जेड है उल्टा वो जेड प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें आपको ये इक्वेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी और फिर आपको उसमें से डिसाइड करना होगा कि आखिर कितने यहाँ पर क्या बचेगा, ठीक है। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन आपको अभी कराऊंगा थोड़ी देर में, तो आपको ये आइडिया लग जाएगा। तो पहले उससे ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ पर जल्दी से करके अगर हम देखें तो चलो ऐसे क्वेश्चंस को कराने से पहले मैं कुछ और पॉइंट आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस। तो यहाँ पर मान लो ये हमारा थोरियम है और इसमें आपका मास नंबर 234 था और आपका एटॉमिक नंबर 90 था, ठीक है, और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया, तो हमें बी और ए इस तरीके से एक नया न्यूक्लियस मिला, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो गया, या फिर ऐसे मान लो कि आपका एक बीटा पार्टिकल एमिट हो गया, तो फिर हमें एक वाई मिला, और वाई जो न्यूक्लियस था उसमें डी और सी अलग अलग नंबर थे, और फिर उसके बाद इसमें से एक क्या एमिट हो गया, उसके बाद इसमें से एक प्रोटोन एमिट हो गया, ठीक है। प्रोटोन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, प्रोटोन जो होता है वो बेसिकली पॉजिट्रॉन एमिट हो गया, ऐसे मान लो प्रोटोन नहीं पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन जो होता है वो होता है बी प्लस 0, ठीक है। ध्यान रखना, देखो एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है पॉजिट्रॉन, ई प्लस और ई माइनस। तो जो बीटा पार्टिकल है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, ओके। तो ये जब एमिट हुआ तो आपका हमें थोरियम मिला 230
और 90 का, ठीक है। तो आपको बताना है कितने अल्फा, कितने बीटा, कितने क्या। तो जल्दी से यहाँ पे कैलकुलेट अगर हम करें तो हमारा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर जल्दी से कैलकुलेट करके देख लो। तो अल्फा एमिट होने के बाद हमें फाइनल आंसर ये मिल रहा है। तो उल्टा चलो, ठीक है, उल्टा चलने की कोशिश करो। अगर उल्टा चलोगे तो आपका आंसर आएगा आपको समझ में। पहले बीटा को जोड़ो इसमें, मतलब बीटा से जो नुकसान होता है उसको ऐड करो, फिर उसके बाद उस पर जाओ, फिर आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करें तो दूसरी पेन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें तो कैसे कर सकते हैं, देखो अगर यहाँ से आपका इसमें से ये बीटा प्लस एमिट हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आया होगा वो कितना आया होगा आपका, अगर ये निकला है, ठीक है, यहाँ से प्लस हो रहा है यानी कि आपका एक नुकसान हुआ है, तो यहाँ पर कितना रहा होगा आपका, बेसिकली 89 रहा होगा, ठीक है। देखो बेसिकली इसे आप ना इलेक्ट्रॉन ही कर लो, नहीं तो हमारा ये पूरा ही गलत हो जाएगा, नहीं तो फिर, ठीक है, इसे इलेक्ट्रॉन कर लो जल्दी से। तो यहाँ पर आपका ये 90 है तो ये 89 हो जाएगा, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा था बीटा पार्टिकल -1 यहाँ पे कर देता है, यानी कि जेड में से आपका एक कम होने के उल्टा जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा, यहाँ पर जो आपका 90 था वो 89 हो जाएगा। तो 89 में उल्टा एक बढ़ गया, और बीटा पार्टिकल से ए पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 230 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर से यही निकला, तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो ए कितना हो जाएगा, 89 है तो यहाँ 88 हो जाएगा, और बी आपका फिर से कितना रहेगा 230, ठीक है। अब यहाँ से एक ही अल्फा पार्टिकल आपका निकला होगा फिर तो, क्योंकि नीचे जेड 2 से कम हो रहा है और ऊपर ए 4 से कम हो रहा है, यानी कि आपका इसमें 4 जोड़ोगे तो इतना आ जाता है, 2 जोड़ोगे तो इतना, यानी कि अल्फा पार्टिकल 1, बीटा पार्टिकल 2, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर, वैसे तो पता है ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कितने अल्फा कितने बीटा, आपको यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा आएगा कि यहाँ पर एक अननोन वैल्यू दी जाएगी ए, यहाँ पर एक अननोन वैल्यू दे दी बी, यहाँ पर एक अननोन वैल्यू दे दी सी। अब इनका नंबर पूछा जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है, बी की कितनी है, सी की कितनी है, ठीक है। तो 1 1 1, ओके। चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे तो कोई भी ऐसा इशू नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस को करने से पहले रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस हैं वो बाइंडिंग एनर्जी वगैरह पर ही यहाँ पे ज्यादा पूछे जाएंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं बीई पे। तो बाइंडिंग एनर्जी पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मास डिफेक्ट आपको एक न्यूक्लियर रिएक्शन में दिया गया है 0.05%, आपको ध्यान रखना परसेंटेज में दिया गया है। तो व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लिबरेटेड इन 1 kg फ्यूजन रिएक्शन, आपको बताना है 1 kg रिएक्शन में कितना अमाउंट जो है यहाँ से लिबरेट होगा, ठीक है, एनर्जी का। तो अगर आपको ये मास डिफेक्ट दिया गया है तो एनर्जी तो इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, केजी में है, ध्यान रखना ये आपका केजी में है। तो सबसे पहले आप जो है मास, अगर एनर्जी निकालना चाहते हो तो हमें फॉर्मूला तो पता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये केजी में है तो एनर्जी हमारी किस में निकलेगी फिर, जूल में, नहीं तो जो भी ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से सोचना है। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऑप्शन होता तो हमें फिर क्या करना पड़ता, हमें जो सी स्क्वायर है उसकी जगह 931.5 यूज करना होता। लेकिन अगर ऑप्शन जूल में दिए जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में जहां पर मास केजी में है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको अगर ऐसा जूल में दिया गया है तो आप फिर जो है सीधे सीधे क्या यूज करोगे, सी की वैल्यू यूज करोगे, स्पीड ऑफ लाइट। अगर 0.05% मास डिफेक्ट है तो यहां पर आप क्या यूज करोगे, इसका पॉइंट 1 केजी का पहले क्या निकाल लो, जल्दी से 0.05% निकाल लो, ठीक है। तो अब जब इसका निकालोगे तो कोशिश कर लो थोड़ा सा, जब 1 केजी का इतना निकालोगे तो आपका जो आंसर है वो कितना बचेगा, आपका नीचे 100 आ जाएगा, और आपका 1 केजी है ही है, ठीक है। तो यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएंगे, इसको हटा दो तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 × 10⁻⁻⁴, यानी कि हमारा जो मास डिफेक्ट है वो इतना है। तो यहाँ पर हम मास डिफेक्ट, ध्यान रखना कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें जो एनर्जी लिबरेट होती है वो बेसिकली मास के डिफेक्ट की वजह से ही हो रही थी, ठीक है। जैसे आपकी जो भी एनर्जी रिलीज होती है, तो मास अगर हमारा कम हुआ है तो वो जो मास है वही एनर्जी की फॉर्म में आपका निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा सी स्क्वायर की मतलब 9 × 10⁻16, कैसे 3 × 10⁸ होता है, उसका स्क्वायर हमने किया, तो हमारी जो एनर्जी आएगी वो जूल में आएगी, ठीक है। जो भी आंसर आए तो आप यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आई होप आप कर पाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है। अब उसके बाद हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे जो होते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वगैरह के ऊपर, ठीक है। अब मैं जल्दी से आपको समझ में आ गया होगा अल्फा बीटा गामा जो डिके वगैरह है, ठीक है। गामा का ध्यान रखना, अल्फा और बीटा का तो मैंने थोड़ा सा बताया, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। अल्फा का तो आप समझ ही गए, लेकिन यहाँ पर एक बीटा का ध्यान रखना। बीटा जो नेगेटिव होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, बेसिकली अल्फा इलेक्ट्रॉन जो कह रहे हैं, तो उसमें से मान लो अगर कोई एक्स था, कोई न्यूक्लियस था, इसमें से जब बीटा डिके होगा तो आपका यहाँ पर जो वाई बनेगा उसमें जेड 1 हो जाता है ऐड, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जेड +1 हो जाता है और ए आपका सेम रहता है। साथ में एक चीज और निकलती है जिसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है।
इसको बैलेंस करने के लिए। अगर ये Z+1 हुआ है तो आपका यहाँ पर कुछ ऐसा निकला होगा कि आपका जो +1 का हो, ठीक है। तो आपकी जो साथ में एक और चीज निकलती है जिसे हम कहते हैं, सॉरी, आपका यहाँ पे ये -1 का होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे Z+1 है तो -1 का ही रहा होगा ये, ठीक है। तो आपकी एक और चीज निकलती है जो एनर्जी होती है, और एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर आपका अगला पॉइंट है β+, यानी कि आपका E+, यानी कि क्या, पॉजिट्रॉन। तो उसकी अगर मैं बात करूं, अगर ये A है, ये Z है, इसमें से अगर इसका डिके हुआ तो आपका यहाँ पर जो Z है वो Z-1 हो जाएगा, ऊपर A हो जाएगा, और इधर ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऊपर E की पावर, जो है बेसिकली पावर क्या मतलब, E का एटॉमिक मास नंबर 0 होता है, और आपका यहाँ पर अगर Z-1 हुआ है तो मतलब ये +1 का इसका Z रहा होगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे एंटी न्यूट्रिनो की जगह फिर न्यूट्रिनो निकलता है, ठीक है। अगर मैं ऊपर बार लगा दूं तो वो एंटी न्यूट्रिनो और ये न्यूट्रिनो, एनर्जी की फॉर्म की बात करी जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर एक होता है गामा डिके। गामा डिके में याद रखना, गामा डिके में कुछ कम या ज्यादा नहीं होता है। गामा डिके तब होता है जब एक आपका न्यूक्लियस एक एक्साइटेड स्टेट में होता है, मतलब उसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, तो वो अपनी एनर्जी कम करने के लिए गामा डिके करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये हाई एनर्जी का है तो ये लो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो आई होप आप इसको ध्यान रखोगे। आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद जो है इन तीनों डिके के बाद हम एक इंपोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, जो है आपका ग्राफ जो होता है BePn और एटॉमिक मास नंबर के बीच में, ठीक है। इसमें जो ग्राफ होता है उसमें सीधा फंडा ये है कि जो सबसे ज्यादा हाई BePn होती है, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होती है, वो आयरन के लिए होती है, जो होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मैक्सिमम BePn होती है आयरन के लिए। BePn का मतलब याद है आपको, हमें आयरन का जो भी एक न्यूक्लियन होगा, जैसे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उसको निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और अगर हम बात करें, आपकी ये हो गई, ठीक है। अगली जो बात है वो ये है कि जो भी ग्राफ होता है, इस ग्राफ में जो भी चीजें आपकी, जिनका एटॉमिक नंबर आपका 30 से लेकर 170 तक आता है, ये बहुत स्टेबल होते हैं, ठीक है। ये ज्यादा स्टेबल होते हैं किन से, जो देखो ये ग्राफ है, ग्राफ के बीच में मान लो ये 130 से लेकर आपके 170 के बीच के जो भी एलिमेंट है, ये ज्यादा स्टेबल हैं अपने लेफ्ट वालों से और अपने राइट वालों से। कारण क्या है स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी का कारण ये है क्योंकि इनका जो BePn है वो हाई होता है बीच वालों का, लेकिन जो लो वाले होते हैं उनका BePn लो होता है, और जो हाई होते हैं उनका भी लो होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो आपके लो वाले होते हैं वो बेसिकली जुड़ जाते हैं जिससे ये इधर आ जाए, ठीक है। मान लो दो न्यूक्लियस थे जिनका एटॉमिक मास नंबर 10 था और दूसरे का 20 था, अगर वो दोनों जुड़ गए तो कहां पर आ जाएंगे, 30 वाले पर। और 30 वाले की अगर वो हो गए, और 30 वाला जिसका भी मास नंबर होता है 30, तो उसकी BePn हाई होती है, तो इसका मतलब क्या है, वो स्टेबल हो जाएंगे। तो जो बड़े वाले होते हैं, जैसे आपके मान लो जिसका 300 BePn है, ठीक है, आई मीन 300 उसका एटॉमिक मास नंबर है, तो वो टूट कर किस में चला जाएगा, 150 में, यानी कि किसी का फ्यूजन होगा, किसी का फिशन होगा। फ्यूजन किनका होगा, जो छोटे छोटे मास नंबर वाले हैं। फिशन किसका होगा, जिनका मास नंबर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी चीजें हैं। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो फ्यूजन, जो फिशन होता है, फिशन मतलब टूटना, टूटेंगे कौन, जो बड़े बड़े होंगे, और वो किधर, बड़े बड़े किधर होते हैं ग्राफ में, राइट साइड में। तो जो आपके फिशन होते हैं वो आपके बेसिकली राइट साइड वालों के लिए होगा, और जो फ्यूजन होता है वो बेसिकली लेफ्ट साइड पर जो एलिमेंट है उनमें होगा। कहां पर पहुंच जाएंगे, सेंटर में, उनकी BePn हाई हो जाए जिससे, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैं अभी जो आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आपका, मैंने इधर क्या किया, इस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी ले ली 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर ले ली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपका यहाँ पर मैंने एटॉमिक मास नंबर 100 ले लिया। इसका मतलब क्या है कि जो 100 एटॉमिक मास नंबर वाला है, ठीक है, उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो 8 है, ठीक है। और जो इससे पीछे वाले होंगे उनकी 2 है, और इनके जो आगे वाले हैं यहाँ तक, उनकी आपकी 100 ही रहेगी, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाए अगर, तो मैं केवल 2 ही दे रहा हूँ, बाकी 2 आपके और बढ़ाए जा सकते हैं। तो एक में नन आ जाएगा। तो एक ऑप्शन मैंने आपको दे दिया कि ये वाला, और दूसरा मैंने आपको दे दिया ये वाला। तो आपको इनमें से ये डिसाइड करना है कि किस केस में आपका यहाँ पर फिशन होगा, मतलब फ्यूजन होगा, सॉरी नॉट फिशन। तो किस केस में आपका फ्यूजन होगा। अगर फिशन होता तो आपको फिर आगे की वैल्यू दी जाती, तो किस केस में आपका जो फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, मतलब फ्यूजन का मतलब है किन केसेस में ऐसा होगा कि दो छोटे छोटे आपके एलिमेंट जुड़कर, दो छोटे छोटे न्यूक्लियस जुड़कर एक बड़ा बना देंगे, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा सोच लीजिए। देखो जैसे मान लो
दो हैं, एक है 48 का, एक है 49, दो एटॉमिक मास नंबर वाले न्यूक्लियस थे। अब ये दोनों अगर जुड़े तो आपका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, 97 आएगा, और वो भी आपका 100 से कम होगा, यानी कि दोनों जुड़ के भी आपके 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ही रहेंगे। लेकिन आपको कैसे जोड़ने हैं, आपको ऐसे एलिमेंट दो जोड़ने हैं जिनका टोटल मिलके 100 से ऊपर आ जाए एटॉमिक मास नंबर, जिससे क्या हो, उनकी एनर्जी बढ़ जाए। ठीक है, तो आपको अभी ये सोचना है कि कौन सा केस इनमें से, पहले में से, दूसरे में से पॉसिबल है कि आपका जो एटॉमिक मास नंबर है वो 100 से ऊपर पहुंच जाए, जिससे उनकी जो फाइनल बाइंडिंग पर न्यूक्लियन वाली एनर्जी है वो ज्यादा हो जाए। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, आंसर 2 आना चाहिए, क्योंकि अगर इससे कम में है, ये हमने देखा एग्जांपल, लेकिन मान लो दो सबसे कम 51 और 51 वाले ही जुड़े, तो आपका आंसर 102 आएगा, यानी कि जो एटॉमिक मास नंबर है वो कहीं यहाँ पर आएगा, और यहाँ वाले जो भी एटॉमिक मास नंबर है उनकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 8, यानी कि बहुत ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, इसका मतलब वो बहुत स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आगे आते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है रेडियो एक्टिविटी से रिगार्डिंग, रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह। तो यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी से अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी बेसिकली स्पॉन्टेनियस एमिशन, कोई जो रेडिएशन की स्पॉन्टेनियस एमिशन है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, उस फिनोमेना को। ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी को समझाने के लिए एक रदरफोर्ड या सॉडी लॉ आता है, जिसे हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो उसके हिसाब से जो dn अपॉन dt है, मतलब रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल है, dn अपॉन dt का मतलब कितने जो कितने रेडिएशन, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल आपके एमिट हो रहे हैं पर सेकंड, तो वो जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वो होता है आपका नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस के, मतलब जितने एक्टिव न्यूक्लियस हैं जो रेडिएशन कर रहे हैं उस समय पर, कोई भी पर्टिकुलर समय, मान लो आपका 5000 साल में से 1000 साल में नंबर पे आप देख रहे हो, तो जो 1000 साल पे जो भी न्यूक्लियस अभी एक्टिव होंगे, जो रेडिएशन कर रहे होंगे, जो अभी पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं होंगे, तो उनका जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है बेसिकली वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन बचे हुए न्यूक्लियस के नंबर से। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा, और इन्होंने यहाँ पर इसको यूज करके आपका एक अल्फा को, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को, साइन को हटाया, तो हमारा जो हमारा एक डिसप्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमें मिला, जिसे हमने लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ डिसइंटीग्रेशन को, डिके को। तो यहाँ पर जो लैम्डा है ना वो डिके कांस्टेंट है, दिस इज डिके कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स। तो ये कुछ ऐसा ही है जो केमिकल काइनेटिक्स में होता है, जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसके अंदर केमिकल काइनेटिक्स में कुछ चीजें आती हैं जिनकी, जैसे के होता है, तो उसमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं उनमें यूनिट आती है सेकंड इनवर्स। तो ये कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वैसे भी आपने पढ़ा होगा, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस भी उसमें एक एग्जाम्पल होता है। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही कुछ कुछ मिलता जुलता आपको दिखेगा। ठीक है, वहां पे जो चीजें यूज करी जाती हैं, जितनी भी ट्रिक्स वगैरह आपको अगर पता है तो वो सारी यहाँ पर यूज करी जाती है। ठीक है, तो डिके कांस्टेंट आपका टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, जैसे आपका के भी नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर वही सब चीजें हैं घुमा फिराकर। अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें मैं बता दूं, जैसे आपका जो जब हम इसको सॉल्व करेंगे dn अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n को, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह इसमें लगाएंगे, तो हमें एक रिलेशन मिलेगा n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा t, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ln आएगा, नेचुरल लॉगरिथम, उसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंशियल। तो हमें जो रिलेशन मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा जो आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, अब इसमें जो ये n होता है ये होता है नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, एक्टिव न्यूक्लियाई। इसका मतलब क्या है कि किसी पर्टिकुलर समय पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उस समय कितने न्यूक्लियस एक्टिव हैं उसका नंबर होता है, और ये जो एन नॉट होता है वो होता है इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई, यानी कि आपने जितने शुरू में ले लिए इनिशियल नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई। तो जितने भी शुरू में आपने न्यूक्लियस लिए उनके नंबर को हम यहाँ पे एन नॉट कह रहे हैं, और जो एन है वो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है। ठीक है, यानी कि जितने आप देख रहे हो जिस समय पे कितने एक्टिव है उसमें, और एन नॉट क्या है, जो शुरू में होते थे, शुरू मान लो शुरू में 100 थे और वो 100 धीरे धीरे कम होते कम, क्योंकि उसमें से रेडिएशन निकलते जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के नंबर डिसइंटीग्रेट होते गए और कुछ बचे, मान लो आपकी बात सिर्फ 49 बचे। तो अब जो आपके 100 है वो आपका एन नॉट है, और जो आपका 49 हो गया है वो आपका एन है, क्योंकि आप इस समय पे ऑब्जर्व कर रहे हो जब ये 49 है। ठीक है, टी क्या है आपका, डिके टाइम है जो आपका, और लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो लैम्डा है इसके बहुत सारे नाम आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर में लैम्डा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कई नामों से, जैसे डिके कांस्टेंट भी आपको इसे कहा जा सकता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट भी इसको कहा जा सकता है। तो ये नाम आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी नाम से पेपर में आपको ये देखने को मिल सकता है। ठीक है, या फिर रेडियो एक्टिव कांस्टेंट भी इसको कह सकते हो, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। ये सारे नाम आपको एकदम रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये किसी भी नाम से पेपर में मिलेगा। या फिर रदरफोर्ड सॉडी कांस्टेंट भी इसको कह देते हैं, क्योंकि ये रदरफोर्ड नियम की वजह से यहाँ पर आया है। ठीक है,
तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ही तो था उसका, ठीक है, या फिर इसको प्रोपोर्शनैलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिके रेट कह देते हैं, मतलब डिके या जो यूनिट टाइम में डिके हो रहा है न्यूक्लियस का, उसे इसकी प्रोबेबिलिटी भी कह देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सारे नाम याद रखने हैं। और ये तो था आपके एक्टिव न्यूक्लियाई, जो एन था वो था एक्टिव न्यूक्लियाई। अगर मैं मान लो डिकेड न्यूक्लियाई निकालना चाहूँ, देखो मेरे पास शुरू में एन नॉट न्यूक्लियस थे, अब इसमें से जो हमारे एक्टिव है वो तो इतने हैं। अगर मुझे डिकेड निकालने कि भाई कितने इंटीग्रेट हो चुके हैं, डिके हो चुके हैं, तो उनका नंबर सपोज एन डैश है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एन नॉट माइनस एन। मतलब आपके जो भी न्यूक्लियस थे टोटल, उसमें से जो भी एक्टिव हैं वो जो बचे हुए हैं वही, मतलब देखो शुरू में एन नॉट थे, उसमें से बचे हुए एन है, तो डिके कितने हो गए एन डैश, यानी कि शुरू में 100 थे और बचे हुए हमारे पास 49 है, तो डिके कितने हो गए होंगे 51, यानी कि 100 माइनस 49, तो वही तो हमने किया है एन नॉट माइनस एन, ठीक है। एन है आपके जो एक्टिव है, एन नॉट थे जो शुरू में थे, तो फिर डिके कितने हो गए, डिके मतलब जो फिनिश हो चुके हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकल रहे हैं तो उनका वो कम होते जाएंगे कम होते जाएंगे, तो जितने फिनिश हो चुके हैं उनकी वैल्यू अगर हम उनका नंबर निकालें तो जो एन डैश होगा वो हो जाएगा एन नॉट माइनस, और जो एन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, जो हमने अभी भी देखा यहाँ पे, ठीक है। एन की वैल्यू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, तो उसको हमने यहाँ पे अगर पुट किया तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, एन नॉट 1 माइनस ए की पावर माइनस लैम्डा टी। तो हमारा जो एन डैश है वो यहाँ से कैलकुलेट होकर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अगर एन डैश आ चुका है तो हमारा ये बन गया, तो ये क्या बना, ये बेसिकली डिकेड नंबर ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर अगर आपको ग्राफ वगैरह पूछे जाए तो क्योंकि एक्सपोनेंशियल वाले ग्राफ आएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो हमने ये वाई एक्सेस बना ली, इधर अगर हम एक्स एक्सेस बना लें, ठीक है, और ये हमारा टाइम हो गया, ये हमारा नंबर ऑफ न्यूक्लियस के बीच में हम ग्राफ बना रहे हैं एन और टी के बीच में, तो आपका एक कैसे बन जाएगा ऐसे, ठीक है, और दूसरा कैसे बन जाएगा ऐसे। एक तो डिके का हो गया, एक आपका जो है एक तो आपका जो था वो हो गया आपका एन का, यानी कि जो आपके एक्टिव न्यूक्लियस है, और एक हो गया जो आपके डिकेड है। देखो बढ़ता कौन जा रहा है इसमें से, अगर मुझे बताओ डिके का कौन सा होगा। देखो जो हमारे ये वाली एन थी, ये चीज क्या थी आपकी, जो एक्टिव न्यूक्लियाई है ये कम होते जा रहे हैं ना, अब 49 है, थोड़ी देर बाद 47 भी होंगे, कुछ सालों बाद 44 हो जाएंगे, तो ऐसे ही तो जो हमारा डिके हो रहा है वो बेसिकली कौन से वाले हैं, जो एन है, मतलब जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है वो कम होते जाएंगे समय के साथ साथ, तो हमारा ये कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला। अगर हम बात करें ये डिकेड न्यूक्लियस बढ़ते जा रहे हैं 51, फिर उसके बाद 55 होंगे, फिर 60 होंगे, तो हमारा ये वाला ग्राफ किसका हो जाएगा, एन डैश का, ठीक है, यानी कि जो हमारा कितना है, जो आपका है एन नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर स्लोप वगैरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो हम अगर इस इक्वेशन को देखें, हमारी n इजिकल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी, तो इसको जब लॉग की फॉर्म में हम देखेंगे दोनों साइड, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, लॉग, ठीक है, और ये ई हट जाएगा तो माइनस लेमडा टी, और आपका क्या बचेगा, लॉग एन नॉट, ठीक है। तो जब हम एक इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, मान लो इधर हमने लॉग एन ले लिया और इधर हमने टाइम ले लिया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, तो अब जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला, ठीक है। तो अगर ये हमारा y एक्सिस पर हमने ले लिया और हमने जो टाइम लिया है, यानी कि इसमें से ये हमने x एक्सिस पर ले लिया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट c। इंटरसेप्ट है प्लस में है, यानी कि आपका ग्राफ कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से नहीं होगा, तो अब ये स्लोप है नेगेटिव, तो आपका कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगा लेकिन नेगेटिव स्लोप वाला है, ठीक है। और आपका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा, वो हो जाएगा टेन थीटा यहाँ से माइनस ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो ये आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, हालांकि जैसे केमिकल काइनेटिक्स में होती हैं चीजें वैसे ही यहाँ पर है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है हाफ लाइफ, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन चल रही है और आप जानते हो कि भाई इनफाइनाइट टाइम होता है, उसका कोई फिनिश होने का टाइम ही नहीं होता है, तो हाफ लाइफ आपकी होती है वो इंटरवल जिसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस आधे हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि जब आप n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लेमडा टी में इसकी जगह एन नॉट अपॉन 2 रख दोगे तो आपका जो आ जाएगा वो हाफ लाइफ आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारा टाइम आएगा वो टी हाफ आएगा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ से एन नॉट गया, तो हमारा जो टी हाफ है वो कितना आ जाएगा, जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स में होता था 0.693 अपॉन के की जगह यहाँ पर लेमडा आ जाएगा, ठीक है। वहां के होता था, यहाँ पर लेमडा, क्योंकि हम वहां पे के पढ़ते थे, यहाँ पर लेमडा पढ़ रहे हैं, है फर्स्ट ऑर्डर ही, क्योंकि आपने एग्जाम्पल में भी पढ़ा होगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल एनसीईआरटी वगैरह में देखे हैं तो वहां पर लिखा भी होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। चलो अब उसके बाद हम अगला जो है वो है एवरेज टाइम, ठीक है, जो हमने वहां पर पढ़ते हैं मीन टाइम है एवरेज टाइम। तो मीन टाइम की डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई, सम ऑफ लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, जिनकी जितनी भी न्यूक्लियस हैं उन सबकी लाइफ को आपने जोड़ा, उनके सम किया, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 1000 साल, सबको जोड़ा और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस से डिवाइड कर दिया, तो आपका मीन लाइफ टाइम आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा ही होता भी है,
भाई देखो कुछ डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मीन लाइफ का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर मीन लाइफ कितनी होती है? मीन लाइफ का मतलब क्या है? जब आप वैल्यू पुट करोगे इसमें n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी में, किसकी वैल्यू? n की। तो मीन लाइफ वो होती है जब अगर आप डेफिनेशन की तरह देखो तो आपने अगर केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा हो तो मीन लाइफ वो होती है जो आपका इनिशियल प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/e टाइम हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से 1/e टाइम हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आपका जो मीन टाइम आएगा वो 1/लैम्डा आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है दोनों में। ओके, अब आपसे यहाँ पर अगर आप देखो तो एक मीन लाइफ में बेसिकली 1/, देखो जो ई होता है ना उसकी जो वैल्यू होती है वो 2.71 होती है। जब आप 1/e करोगे तो यानी कि 1.2.7 करोगे तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.37 होती है। तो हमारी जो यहाँ पर वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू आई है? वो वैल्यू आई है, अगर यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि अगर हम निकालना चाहें परसेंटेज वाइज कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस एक मीन लाइफ के बाद बचेंगे, ठीक है, परसेंटेज वाइज, तो वो 37% आपके एक्टिव रहेंगे, ठीक है, यानी कि 1/3। ये तो हो गए आपके एक्टिव न्यूक्लियस जो इनिशियल थे एन नॉट, और जो एन है वो एक्टिव है। लेकिन डिकेड की अगर हम बात करें कितने डिके हो चुके हैं तो उनका नंबर कितना आएगा? एन डैश अपॉन एन नॉट, ठीक है। तो अगर 37% एक्टिव है तो कितने डिके? 63% डिके हो गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 63% आएगा, यानी कि 2/3। तो ये 2-4 पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको जैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको याद होगा सेम टाइम इंटरवल में आपका क्या होता था? सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट डिके कम होता था कंसंट्रेशन का, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही फंडा है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी यही कहानी है, क्योंकि dn/dt जो है वो माइनस ऑफ लैम्डा dt के इक्वल है, जैसे वहां पर भी होता था केमिकल काइनेटिक्स में, अगर आपने याद होगा तो जैसे वहां पर कोई भी चीज 100 से 50 होती थी एक टाइम इंटरवल में, एक हाफ लाइफ टाइम में, 50 से 25 होती थी दूसरे हाफ लाइफ टाइम में, तो ये एक हाफ लाइफ टाइम हो गया, ये दूसरा हाफ लाइफ टाइम हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम वहां पे जोड़ते थे। ट्रिक वगैरह भी आपको थोड़ी बहुत पता होंगी, जो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी यूट्यूब के ऊपर। तो 100 से 50, 50 से 25, ठीक है, ऐसे ही आपके एक एक हाफ लाइफ टाइम में आपका ये कम होता, आधा आधा होता जाता है, ठीक है। हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का यही बेनिफिट भी होता है। तो यहाँ से अगर कोई वैल्यू 100 से 90 हो गई तो ये आपकी मान लो 10 मिनट में कम हो रही है, ठीक है। तो 90 से मान लो ये 100 से 90 यानी कि 10% कम हो गई, तो अगला 10% होने में कितना अगला 10% जो है, अगर अगला 10% होगा तो वो भी कितने टाइम में होगा? वो भी 10 मिनट में होगा। फिर अगला 10% भी जो 10% है वो भी 10 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पर सेम अमाउंट है वो सेम टाइम इंटरवल में कम होता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर वही कहानी है सारी। यहाँ पे जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे उसी के मिलेंगे जो केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाता है या आपने पढ़ा होगा, ठीक है। आप वो वाली वीडियो देख लेना, ट्रिक वाली जो मैंने बताई थी, तो ये यहाँ बहुत काम आएगी। एन से n0/2 हो गया, और एन अब इसका भी आधा, मान लो इसका भी आधा, और ये सब कितने टाइम में होता है? हाफ लाइफ टाइम में होता है, ठीक है। ये मान लो पहली हाफ लाइफ थी, ये आपकी दूसरी हाफ लाइफ हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी एक और हाफ लाइफ हो गई। हाफ लाइफ में यही तो हो रहा है, जो शुरू में था उसका आधा, ठीक है। अब इसके बाद और भी कम हो जाएगा। तो हम इसको जब देखते हैं ना तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम n0 2 भी लिख सकते हैं, और ये 2 भी था, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? और यहाँ पर 2 था, ठीक है। तो यहाँ से हमें जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपका जितने एक हाफ लाइफ टाइम में अगर आप देखो तो 2 ठीक है, और दूसरी हाफ लाइफ में देखो तो 2 हो रहा है, तीसरी में देखो तो 2 हो रहा है। तो यहाँ से हमें जो समझ में आ रहा है ये आ रहा है कि जो आपके नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई बचेंगे वो कितने हो जाएंगे? n0/2 हो जाते हैं। कितनी हाफ लाइफ के बाद? जो भी हाफ लाइफ आपको पेपर में दी जाए, ठीक है, क्वेश्चन में दी जाएंगी। तो यहां से आपका n हाफ लाइफ टाइम बाद क्या हो जाएगा? n हाफ लाइफ बाद जो आपका एक्टिव न्यूक्लियाई का नंबर बचेगा वो इतना बचेगा, n0/2n। और यहाँ पर जो n होता है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ होती है, ठीक है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, जितनी भी हाफ लाइफ आपको क्वेश्चन में दी जाए। अब जैसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, जैसे 100 ईयर है आपका, ठीक है, 100 ईयर पूरा टाइम है, और जो आपकी टी हाफ है ना वो 20 ईयर है, मतलब 20 साल में आधा हो जाता है। तो आपका यहाँ से जो n होगा, जो स्मॉल n है, उसको कैसे निकालेंगे? जो n है वो नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, तो कितनी हाफ लाइफ होंगी इसमें टोटल? जो भी ईयर हमें दिए गए हैं उसमें एक हाफ लाइफ का डिवाइड करोगे तो टोटल 5 हाफ लाइफ आएंगी,
है ना। अब ये जो 5 हाफ लाइफ आएंगी तो इसका मतलब क्या है, आपका जो 5 हाफ लाइफ अगर आ गई तो सारा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। अगर आपको नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई पूछा तो n नॉट अपॉन 2 की पावर 5, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसमें ऐसे करोगे तो आपका एक्टिव न्यूक्लियाई आ जाएगा। डिके पूछेगा तो भी निकाल सकते हो, डिके पूछेगा तो n डैश निकालना है तो पहले n निकाल लो और टोटल में से घटा दो, ठीक है, अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मैंने लिखा n इक्वल टू n नॉट 2 की पावर n, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं n अपॉन n नॉट 1 अपॉन 2 की पावर n, ठीक है। तो n अपॉन n नॉट होता क्या है, इसको कहते हैं एक्टिव फ्रैक्शन, यानी कि जो n नॉट थे शुरू में उसका n जो बचे हुए हैं, n हमेशा हम कौन सा ले रहे हैं, जो एक्टिव है, जो बचे हुए हैं, जो डिसइंटीग्रेट इस समय पर हो रहे होंगे, और n डैश कौन से होते हैं, जो आपके डिके हो चुके हैं। तो ये होता है एक्टिव फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको थोड़ी सी माइंड में रखनी होंगी। n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n। तो अगर हमने एक्टिव फ्रैक्शन निकाला तो डिके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो n डैश होता है वो n नॉट माइनस एक्टिव फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो एक्टिव कितना हो जाएगा, n अपॉन 2 की पावर n, तो n डैश भी निकाल सकते हो, तो आपको अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। सीधे आपने अगर ये निकाल लिया तो डिकेड फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, इसमें से इसे घटा दो, ठीक है। तो यहाँ पर डिके फ्रैक्शन आपको कभी भी निकालना है तो उसको सीधे सीधे घटा दो, एक्टिव फ्रैक्शन निकाल लो पहले और उसको घटा दो, अलग से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, कोई याद रखने की भी जरूरत नहीं है। निकालना चाहो तो n डैश अपॉन कॉमन ले लो, क्या ये भी आपका n नॉट होगा, n नॉट कॉमन ले लो, ठीक है। तो आपका कितना बचेगा, 1 माइनस 2 की 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो आपका जो आंसर आ जाएगा किसका, जो आपका n डैश अपॉन n नॉट आएगा, यानी कि आप कह सकते हो डिकेड फ्रैक्शन वो कितना आएगा, वो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो एक्टिव फ्रैक्शन कितना आएगा, 1 अपॉन 2 की पावर n। तो यहां से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हो जो डिकेड फ्रैक्शन है वो कितना हो गया, वो हो गया 1 माइनस एक्टिव फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कि कभी भी डिकेड फ्रैक्शन निकालना है तो एक में से इसे घटा दो, यानी कि आपका एक्टिव फ्रैक्शन अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो डिकेड फ्रैक्शन समझ लो ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो चुका है, ठीक है। चलो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। अब लेकिन क्वेश्चन यहाँ से भी थोड़े आगे बढ़ के आते हैं, ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े से आगे बढ़ के आते हैं। तो एक टर्म होता है एक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं। तो एक्टिविटी जो टर्म होता है उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली एक्टिविटी जो होता है ना उसका मतलब है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, ठीक है। जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है ना उसका जो रेट है डिसइंटीग्रेट होने का, वो चाहे यूरेनियम है चाहे कुछ भी है, डोंट वरी अबाउट इट, जो भी है पेपर में दिया जाएगा, कार्बन हो चाहे कुछ भी हो। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल जो होता है उसको एक्टिविटी कहते हैं। रेट ध्यान रखना, रेट मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा होगा। रेट कभी भी कोई चीज होती है किसी का रेट, वो टाइम के रेस्पेक्ट में होता है हमेशा। हम जानते हैं डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस लेमडा एन होगा। तो यहां से जो एक्टिविटी है या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो कितना हो जाएगा, अगर इसका हम न्यूमेरिकल सीधे सीधे निकालें बिना माइनस के तो लैम्डा एन, ठीक है। तो ध्यान रखना है जो एक्टिविटी होती है वो कितनी होती है, जो एक्टिविटी होती है वो लैम्डा एन के इक्वल होती है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो जो एन है वो नंबर है। अगर आपको मोल दिया जाए क्वेश्चन में, अगर आपको मोल दिया जाए तो कैसे कैलकुलेट करोगे, मान लो मोल छोड़ो मास दे दिया तो कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर आपको मास वगैरह दे दिया जाए तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एन ए कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। आपको अगर मोल वगैरह दे दिया जाए, आप जानते हो ना कि एक मोल में नंबर कितने होते हैं, एन ए नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ मोल दे दिया जाए तो मान लो कुछ मास दे दिया तो पहले मोल निकाल लो, मोल निकालने के बाद एन के एन ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जितने भी नंबर हैं उसके अंदर वो आ जाएंगे, ठीक है। तो आपका यहाँ से ये ए की वैल्यू आपको समझ में आई। अब ये मैंने बताया क्यों, ये मैंने इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि जो n होता है अगर वो n नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी है तो जो a है ना एक्टिविटी वो भी आपका a नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि a आपका लेमडा n के इक्वल था। तो आपका जो मास है ना वो भी कितना हो सकता है, m नॉट e की पावर माइनस लेमडा टी, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ओके। लेकिन ये कब है, जब आपके ये एग्जामिनर आपको मजबूरी दे रहा हो, जब आपको ये फॉर्मेट से सॉल्व ना हो रहा हो। जैसे मान लो मैंने ये भी बताया है आपको n इज इक्वल टू एन नॉट 2 की पावर n, ये क्या है, हमारा जो n है ना वो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है। अगर हमें नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई निकालना है तो हम इसको क्यों यूज करेंगे, इतने कठिन चीज को हम सीधे इससे निकालेंगे ना। अगर मान लो हमें टाइम नहीं दिया है ना, हाफ लाइफ दिया है ना ही पूरा टाइम दिया है, जब भी तो हम n की वैल्यू भी निकालेंगे। तो अगर हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ नहीं दिया है या कुछ भी हमें नहीं दिया है ऐसा टाइम से रिलेटेड, तो फिर हमें यही यूज करना पड़ेगा। इसलिए हमें ये भी ध्यान रखना है और ये भी अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि कब कहाँ क्या यूज करना है, ठीक है।
और जो n हो जाएगा वो T/TH हो जाएगा। ओके, ये आप जानते हो ना, जो भी टाइम दिया जाएगा उससे टोटल जो हाफ लाइफ टाइम है उससे डिवाइड कर दो। जैसे हमने 100/20 किया था तो n 5 आया था, ठीक है। तो जैसे n और a डायरेक्टली रिलेटेड है, देखो यहाँ से अभी हमने पढ़ा था। तो अगर हमने कोई चीज n की निकाली तो वही रिलेशन एक्टिविटी का भी होगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखें। और जो मास है वो भी फिर इसी हिसाब से हो जाएगा, m0/2n। ओके, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी इजी इजी सी चीजें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें और होती हैं, जैसे आपकी न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर मॉडरेटर। लेकिन उससे पहले अभी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लें, जिससे हमारा जो है इजीली तरीके से चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तब तक आप एक बार रिवीजन कर लो जल्दी से। तो मैं अभी आपको कराता हूँ सारे क्वेश्चंस दो। तो लेट्स ट्राई आउट सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन हम अभी क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक ओल्ड रॉक है जिसमें न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम और लेड का जो रेशियो है वो इतना है, ठीक है। और जो हाफ लाइफ है वो यूरेनियम की कितनी है, टी ऑफ यूरेनियम, टी हाफ, ठीक है। ध्यान रखना, टी हाफ जो दी गई है वो 4.5 इंटू 10⁹ ईयर्स दी गई है। तो आपको बताना है, मान लो ये शुरू में केवल यूरेनियम न्यूक्लियस रखता था, तो आपको बताना है कि ये जो रॉक है ये कितनी पुरानी है। मतलब एक तरीके से जो टी है ना वो निकालना है। तो ये तो टाइम वाला क्वेश्चन है, तो इसमें तो हमें क्या यूज करना नहीं पड़ेगा, हमें जो वो वाले फॉर्मूले थे ये वाले यूज नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ इससे निकाल सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको रेशियो दिया गया है न्यूक्लियस का, ये यूरेनियम का है पहला और दूसरा लेड का है, पीबी LEAD जो होता है। और आपको हाफ लाइफ दी गई है यूरेनियम की वो इतनी। और आपको बताना है कि शुरू में केवल यूरेनियम न्यूक्लियस हुआ करता था, वो यूरेनियम न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर लेड में कन्वर्ट हुआ होगा। तो अब दोनों का रेशियो 1:1 हो गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये रॉक कितनी पुरानी होगी। तो हिंट दे देते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको निकालना क्या है, सबसे पहले तो आपको टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए बेहद आसान, हमें पता है क्योंकि यहाँ पे नंबर का रेशियो दिया गया है। तो हम जानते हैं n/n0 जो होता है वो 2n होता है। हमें यही तो निकालना है, हम n निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर n/n0 अगर आप देखो तो वो कितना हो सकता है, n/n0 अगर आप देखो तो शुरू में आपका कितना रहा होगा, शुरू में टोटल 2 रहा होगा। अब कितना हो गया है, 2 का एक यूरेनियम हो गया है, दूसरा लेड हो गया है। तो ऊपर आप 1 ले लो और नीचे आप 2 ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, 2n के। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको कोशिश कर सकते हो। अब आपको बेसिकली एक्टिव फ्रैक्शन के बारे में बात करनी है। तो एक्टिव फ्रैक्शन यूरेनियम का कितना है, 1 है, और शुरू में कितना रहा होगा, 2। तो यहां से आप इजिली कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकते हो। सॉरी, ये 1/2n होगा, डोंट बी कंफ्यूज, 1/2n। तो n इक्वल टू n0/2n होता था ना, तो ये 1/2n होगा। तो ये आपको कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2n। तो जल्दी से बताओ कितना आंसर आना चाहिए सब लोगों का। तो आई होप आप सब लोग बताएंगे जरूर, प्लीज करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कैसे कर सकते हैं। वेरी गुड। तो अगर हम बात करें तो 1/2n जो होती है वो 1/2, और जो n होता है वो कितना होता है, पहले n ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 के इक्वल है, यानी कि n हमारा 1 आ गया। जब भी बेस इक्वल होते हैं तो पावर इक्वल हो जाती है। तो n अगर 1 आ गया, n होता क्या है, गिवन टाइम अपॉन टी हाफ लाइफ, जो हमारा 1 के इक्वल आ गया। अब जो गिवन टाइम है अगर हम उसकी बात करें तो हमारा जो गिवन टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है, 4.1 इंटू 10⁻, कितना है, 4.5 इंटू 10⁹ है, ठीक है। तो अगर हमारा ऊपर वाला टाइम, अगर हमारा हाफ लाइफ टाइम इतना दिया गया है, तो 4.5 इंटू 10⁹ दिया गया है, तो हमारा जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो जिसका भी आंसर 4.5 इंटू 10⁹ आएगा वो बिल्कुल सही है। वेरी गुड। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि डिके कांस्टेंट दो रेडियो एक्टिव सैंपल का, एक का लैम्डा है एक का 3 लैम्डा है, ठीक है। डिके कांस्टेंट आप सीधा सीधा कहा गया है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं दिया गया, रेडियो एक्टिविटी कांस्टेंट, प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट, कुछ नहीं, सीधे कहा गया है डिके कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पर ये है क्वेश्चन कि जब t इक्वल टू 0 टाइम है, मतलब जब शुरुआत का टाइम है, तो उनका इक्वल नंबर है एक्टिव न्यूक्लियाई का, ठीक है। यानी कि उनका जो मैं ऐसे कहूं तो दोनों का इक्वल नंबर है, ठीक है। n1 और n2, ये 0 लगाओ मत लगाओ एक ही बात है। मतलब n0 में इसलिए लगा रहा हूँ, बेसिकली n0 में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये इनिशियल नंबर की बात करी गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है इन दोनों का एक्टिव न्यूक्लियाई का रेशियो 1:1 कब होगा।
क्वेश्चन अगेन दोबारा समझ लेते हैं। दोनों का हमें कांस्टेंट दिया गया है, डिके कांस्टेंट। शुरू में आपकी कंडीशन ये थी और होनी भी चाहिए, एन नॉट लगाने का पर्पज सिर्फ इतना है कि ये शुरू के न्यूक्लियस का रेशियो है। तो आपको बताना है कि वो टाइम वो कब होगा, वो टाइम कब होगा, मतलब बेसिकली टाइम कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट क्या करना है? टाइम। वो टाइम कैलकुलेट करना है जब दोनों का एक्टिव न्यूक्लियाई का रेशियो इतना हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन के अंदर टाइम नहीं दिया, तो इनमें से कौन से वाले फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा? इस वाले को, ठीक है, इन वालों को, मतलब इनमें से अगर हमें यहाँ पे एन की वैल्यू पूछी गई है तो ये वाला करेंगे, एक्टिविटी पूछा गया था तो ये करते, मास पूछा तो ये करते। क्योंकि हमें यहाँ पे नंबर पूछा गया है इसलिए हम ऊपर वाला करेंगे, ठीक है। तो हम ये वाले यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें टाइम नहीं दिया गया, हमें टाइम पूछा है उल्टा, तो हम इसी में से टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यूजिंग दिस वन, तो अगर हम देखें तो इसको अगर हम यूज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? लेट्स ट्राई। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्राई करने के लिए बस इतना है कि हमारा जो n होता है वो कितना होता है? n नॉट e की पावर माइनस लेमडा t। और ये हो जाएगा अगर n1 अगर हम बात करें तो n1 की, तो ये n01 e की पावर माइनस लेमडा, ठीक है। और आपका रेशियो E:1 दिया गया है, यानी कि n1 आपका e है तो n2 आपका 1 है। और जो हमारा n2 है उसको हम कितना लिख सकते हैं? ठीक है, दोनों के लैम्डा भी हमें दिए गए, ऊपर का इसका 3 लैम्डा दिया गया है। तो हमें सारी चीजें गिवन है, अगर हम दोनों का क्या निकाल दें? रेशियो निकाल दें, n1/n2 कर दें, और हमें ये कितना दिया गया है? E/1 दिया गया है, ठीक है। और ये हो जाएगा n01/n02, और ऊपर e की पावर माइनस लैम्डा टी, और नीचे e की पावर माइनस 3 लैम्डा टी, ठीक है। तो यहाँ पे काटाकुटी कर लो, इससे ये कट गया, क्यों? क्योंकि ये इक्वल दिए गए हैं पहले ही। और ठीक है, अब यहाँ पे अब इसको कैसे सॉल्व करें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमें जो पता चला वो ये पता चला कि E/1 जो है वो किसके बराबर है? वो आपका E की पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन ई की पावर माइनस 3 लैम्डा टी के बराबर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? दोनों को यहाँ पर इसको सीधे सीधे हम सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर है, अगर आप देखो तो ये ई आ जाएगा, अगर आप इसको ऊपर ले जाओ तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा? ये ऊपर जाकर जुड़ जाएगा और ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है 3 लैम्डा टी में से 1 लैम्डा टी गए तो कितना बचेगा? 2 लैम्डा टी। तो हमारा जो आंसर है इधर 1 है, यानी कि 2 लैम्डा टी आपका 1 के इक्वल है, यानी कि हमारा जो टाइम है वो आना चाहिए 1/2 लैम्डा, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन वगैरह समझ में आ रहे होंगे, ऐसे कोई कठिन क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ पोलोनियम, ठीक है, नेसेसरी टू प्रोवाइड अ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ 5 मिली क्यूरी स्ट्रेंथ। यहाँ पर एक है चीज 5 मिली क्यूरी, ठीक है, स्ट्रेंथ। ध्यान रखना, जब भी स्ट्रेंथ वर्ड का यूज किया जाए समझ लेना एक्टिविटी की बात करी गई है। अच्छा, ये क्यूरी, ध्यान रखना क्यूरी जो है ना वो बेसिकली प्रिविलेज है, मतलब क्यूरी साइंटिस्ट के लिए है, तो बेसिकली मिली क्यूरी बेसिकली ये एक्टिविटी के लिए यूज करा गया है, ठीक है। ये आपको एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। क्यूरी वगैरह आपको दिया जाए तो समझ लेना एक्टिविटी की बात करी गई है। जो पोलोनियम की हाफ लाइफ है ना वो आपकी दी गई है 138 डेज, ठीक है। और आपको दिया गया है, क्वेश्चन में भी मेंशन करके दिया जाएगा, नहीं दिया गया तो याद रखें कि एक क्यूरी जो होती है वो 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मतलब इतनी एक्टिविटीज के इक्वल होती है, तो एक क्यूरी आपकी इतनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डी अपॉन मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ओके। आपको यहां पर क्या बताना है? आपको अमाउंट ऑफ पोलोनियम कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि अमाउंट ऑफ पोलोनियम कैलकुलेट करो, किस लिए? आपको एक रेडियो एक्टिव सोर्स को प्रोवाइड करना है, ठीक है, जिसकी स्ट्रेंथ 5 मिली क्यूरी है, ठीक है, यानी कि जो 1 सेकंड में इतना ज्यादा डिसइंटीग्रेट होता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ पोलोनियम की इतनी दी गई है, आपको यहां पर बताना है कि भाई कितना पोलोनियम हम यहां पर इसमें डालें इस रेडियो एक्टिव प्रोसेस को चलाने के लिए, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आपको अमाउंट पूछा गया है, तो अमाउंट निकालने के लिए मतलब मास पूछा गया है, ठीक है। तो अमाउंट अगर आपको निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो? सबसे पहले तो हम जानते हैं कि dn अपॉन dt आपका माइनस लैम्डा n के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं? यहां से हम जो है dn अपॉन dt कैलकुलेट कर लो पहले तो, ठीक है। dn अपॉन dt आपको कितने इंटीग्रेशन, dn अपॉन dt होता क्या है? एक्टिविटी होता है एक तरीके से, ठीक है। तो एक्टिविटी यही तो होता था dn अपॉन dt लैम्डा n के इक्वल, तो आपको एक्टिविटी दी गई है सीधे सीधे से, तो आपको ये चीज तो पहले ही पता चल गई 5 मिली क्यूरी, लेकिन आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि एक क्यूरी में इतने, तो आपको इससे मल्टीप्लाई करो, मिली की जगह 10 की पावर माइनस 3 रखो, तो हमारा जो dn अपॉन dt की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितने क्यूरी आ जाएगी?
5 इंटू 10⁻³ और 1 क्यूरी की जो वैल्यू होती है वो आपको दी गई है। तो टोटल आपका इतनी डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, इतनी एक्टिविटी आ चुकी है। टी हाफ हमें दिया गया है, एक्टिविटी हमें दी गई है। अब हमें सीधे सीधे क्या कैलकुलेट करना है, एन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब कैसे कर सकते हैं, अगर हमें टी हाफ दिया गया है तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमें टी हाफ दिया गया है तो वहां से हम जो निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं सीधे सीधे लैम्डा, ठीक है। तो हमें जो एन है वो अगर निकालना है तो वो कैसे निकाल सकते हैं, एन निकाल सकते हैं -1/लैम्डा dn/dt, यानी कि हमने शिफ्टिंग कर दी बाकी सब चीजों की, ठीक है। तो एन निकालने से फायदा क्या होगा, अगर हमें एन पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पोलोनियम आयन के पोलोनियम के बारे में बता देता हूं। पोलोनियम का जो एटॉमिक मास नंबर है वो 210 होता है और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 84 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमें नंबर पता चल गए तो नंबर पता करने से हम क्या निकाल सकते हैं, सीधे सीधे मोल, और मोल निकाल के हम क्या निकाल सकते हैं, मास, ठीक है। तो हमें मास निकालना है तो हम नंबर निकाल लेते हैं, सारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखो वो सब तो मैं फालतू की बातें, इतना तो पूछा नहीं जाएगा एक क्वेश्चन के अंदर, लेकिन नंबर तो पूछा जा सकता है। तो मास हो सकता है मास तक ना पहुंचाए, मोल भी पूछे जा सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ दें कि सीधे से मास भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1/लैम्डा, अब देखो अब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें जो है पहले लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लैम्डा होता कितना है, लैम्डा होता था 0.693/t हाफ, क्योंकि हमें टी हाफ दिया गया है तो टी हाफ की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 138 डेज, ठीक है। तो लैम्डा हमारा कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा 0.693 टी हाफ, हमारा 138 दिन है। तो दिन को पहले किस में लाओगे, मिनट्स में, ठीक है, घंटों में, 24 आवर, और हर घंटे को 1 सेकंड में लाओगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है लैम्डा आ जाएगा। अगर ये लैम्डा आ गया है तो यहाँ पर इसको पुट करोगे और आपका जो dn/dt है वो भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, ठीक है। मैं जल्दी से करना आपको सिखा देता हूँ ऐसी कैलकुलेशन को। इसको सीधे सीधे 0.7 अज्यूम करो, छोड़ो फालतू की चीजें, आपको इतना कुछ अप्रोक्सीमेशन में हमेशा दिया जाएगा, इतनी वैल्यू हमेशा वहां रहती है, ठीक है। तो सीधे सीधे पहले इसको यहाँ पुट कर लो, क्योंकि कई सारी चीज तो आपस में कट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं पहले इसको उठाकर ले आऊं, यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा लगभग 16, ठीक है। तो ये, और ये आ जाएगा 10⁻7, ठीक है, 16 गुणा 10⁻7, तो हमारा ये आ गया 16 इंटू 10⁻7, और 1/लैम्डा की जगह इसको पुट करोगे तो नीचे आ जाएगा 0.7, ठीक है, और ऊपर ये सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इरेज कर देता हूँ इसको, तो यहाँ पर सब चीजों को ऊपर लाकर रख दो, 138 इंटू 24 इंटू 3600, ठीक है। ये क्या आएगा हमारा, ये सिर्फ नंबर आएंगे, लेकिन हमें तो मास निकालना है तो हमें अवोगाड्रोस नंबर से भी डिवाइड करना पड़ेगा जिससे मोल आ जाए, ठीक है। तो अवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दिया तो मोल आ गए। अगर हमें मोल पता चल गया तो हमें और क्या निकालना है, अगर हमें मोल भी पता चल गए तो फिर हमें निकालना है मास, ठीक है। और मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीधे सीधे इसके मास नंबर से क्या कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें अगर क्या पता चल गया, देखो अगर हमें यहाँ पर पता चल गया 1 मोल का, ये हमें मोल आ गए, हमें 1 मोल पता चल गया। हम जानते हैं कि जो मास होता है वो बेसिकली 1 मोल गुणा एटॉमिक मास नंबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके एटॉमिक मास नंबर से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें 210 दिया गया है, ठीक है। क्योंकि पोलोनियम का हमें जो न्यूक्लियस दिया गया है वो 210 और 84, तो ये वाला एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाला मास नंबर होता है, तो हमने 210 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस पूरे को काटाकुटी कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको 600 बार काट दो, ठीक है, और आपका ये कितनी बार गया, ये आपका लगभग कितनी बार चला जाएगा, इसको किससे काटें, इससे काट दो तो ये हो जाएगा लगभग 14, और ये लगभग 1 टाइम, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। ये 21 और ये 24, 16 और 210, ठीक है। इसको भी 1 0 हटाकर यहाँ पर 8 कर दो, ये भी 21 हो गया, 21 इंटू 21, 24 इंटू 16, ठीक है। तो और ये आपका 10⁻23 ऊपर चला जाएगा, तो ये 10⁻8 है, 10⁻23 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 10⁻23 ऊपर चला जाएगा तो -23 कर दो, ठीक है। तो कितना बचेगा, 10⁻−15, ठीक है। और अभी तो 2 जीरो ये बचे, तो इन 2 जीरो को भी घटाओगे तो आपका ये 10⁻−13 हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि पावर से भी आप चेक कर सकते हो, कई चीजें तो पावर से भी कैलकुलेट हो जाएंगी, और ठीक है, इसको आप और बाकी तो करने को कितना भी हो सकता है, आगे कर लो वैसे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 21 इंटू 21 करोगे तो इसको 20 कर दो, ठीक है, इसको 22 कर दो, तो आपका लगभग कितना आंसर आ जाएगा, 440, ठीक है। और ये 24 है, 24 को 20 कर दो और इसको 25 कर दो,
तो इसको इतना ही कम किया, उसको उतना बढ़ा दिया, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 500, 500 गुणा 440। ठीक है, तो मैं ये इसलिए करके आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपका माइंड खुल जाए कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। तो ये हो जाएगा 20 और दो, 3 जीरो तो है ही है, 3 जीरो को हटाकर यहाँ से 10 कर दिया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 520 और ये 220 गुणा 10 की पावर -10। ठीक है, तो अब आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, जो भी ऑप्शन आपको दिया गया हो इस रेंज में, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप इसको कर पाएंगे। तो ये हमारा मास आ गया है। ठीक है, फाइनली तो आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजन वगैरह। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। तो उसके पहले न्यूक्लियर फिशन की बारे में बात करें तो जैसे हमारा ये यूरेनियम न्यूक्लियस है, अगर आप इस पर एक न्यूट्रॉन की बमबारी कर दो, ठीक है, एक न्यूट्रॉन इस पर फेंक दो जल्दी, बहुत स्लो स्पीड से फेंका जाता है, तो जब ये एक्साइटेड हो जाता है इसकी वजह से, अगर एक न्यूक्लियन इसमें आ गया तो उसकी वजह से न्यूक्लियर आई मीन नॉट न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन, ठीक है, एक न्यूट्रॉन अगर इसमें आ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो बढ़ जाएगा और जो जेड है वो तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्साइटेड हो जाता है, तो जब ये एक्साइटेड हो जाएगा तो ये टूट जाएगा। ठीक है, फिशन का मतलब ही टूटना होता है, तो ये टूट जाएगा। और आपका ये किसमें टूटता है, एक फेमस इक्वेशन है, आपको पता रखनी है, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हो, रखना चाहो तो। ये टूट जाता है आपका बेरियम प्लस क्रिप्टॉन प्लस 3 नए न्यूट्रॉन में। ठीक है, अब ये जो नए न्यूट्रॉन है वो चेन रिएक्शन में काम आते हैं। ठीक है, या फिर टूट सकता है ये जेनॉन प्लस इस तरीके से दो नए न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से दो इक्वेशन बना लेता है और खूब सारी एनर्जी हमें मिलती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो एनर्जी मिलती है ना, ये बेसिकली एनर्जी या तो हमें किसकी फॉर्म में मिलती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, या फिर हमें गामा रेडिएशन की फॉर्म में मिलती है। क्योंकि मैंने बताया था कोई भी अनस्टेबल जो न्यूक्लियस होता है वो स्टेबिलिटी के लिए गामा रेडिएशन छोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखेंगे आप, कि जो मास डिफेक्ट होता है किसी भी फिशन के अंदर, जो आपका यहाँ पे मास डिफेक्ट होता है रिएक्शन का, वो होता है आपका 0.1%। मास डिफेक्ट मैंने क्यों बताया, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन भी कराया था जिसमें हमने 0.05% मास डिफेक्ट लिया था, और उसके अंदर हमने देखा था कि एनर्जी किस तरीके से पूछी जा सकती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं हर फिशन में वो लगभग 2.5 मिलते हैं, 2.5 एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एवरेज जब निकालोगे ना तो 2.5 आता है। ठीक है, 2 या 3 मिल सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लो आपको दे दिया mkg ऑफ यूरेनियम 235, मतलब आपसे कहा कि भाई हमने मान लो 100 kg यूरेनियम 235 है फॉर एग्जांपल, तो या फिर मान लो 1 kg यूरेनियम 235 है। तो यहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि या तो वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाए एनर्जी में, ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। तो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आप यहाँ पे लगाओगे, तो m की वैल्यू रखोगे, C यहाँ पे यूज करोगे। अब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है तो 931.5, अगर वो किस में पूछा गया है, जूल में, तो 9 इंटू 10⁻16 यानी कि C का स्क्वायर। या फिर पूछा जा सकता है फिशन के सिर्फ 0.1% ही ब्रेक हुआ है, तो उस केस में क्या करोगे, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की जगह क्या कर दोगे, डेल्टा एम की जगह कर दोगे 1/1000 इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहां से आया, ये आया 0.1% यानी कि 1/1000 इंटू सी स्क्वायर। ओके, ये 0.1 का परसेंटेज नीचे सॉल्व हो गए और एक और पॉइंट हटा दिया तो 1000 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे करेंगे, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वही चीजें जो अभी तक मैंने प्रैक्टिस कराई है दूसरे फॉर्मेट में। अब यहाँ पर चेन रिएक्शंस होती हैं कुछ, चेन रिएक्शंस का ध्यान रखना है आपको। एक न्यूट्रॉन हमने फेंका मान लो किसी यूरेनियम पर, एक यूरेनियम न्यूक्लियस पर, और जब भी हमने न्यूट्रॉन इस पर फेंका तो हमें यहाँ से बेरियम मिला, क्रिप्टॉन मिला। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ न्यूट्रॉन भी मिले, मान लो 3 न्यूट्रॉन हमें मिले। तो यहाँ पर जो न्यूट्रॉन हमें मिलते हैं वो फिर से आपके नए यूरेनियम एटम से जाके टकरा जाते हैं, तो फिर से ये रिएक्शन चालू हो जाती है। तो मान लो ये नए से टकरा गया, ठीक है, फिर ये भी नए से, तो ये ऐसे चेन रिएक्शन चलती रहती है। मतलब फिर इनमें से 3 नए निकलेंगे, हर 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 किसी रिएक्शन में से फिर 3 नए निकलेंगे, फिर 3 नए निकलेंगे, तो ये चेन रिएक्शन हो जाती है। तो तभी आपका धमाका जो होता है, बॉम्ब बॉम्ब फूटते हैं, वो इसी वजह से फूटते हैं। ठीक है, ये चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर। तो अब यहाँ पर एक चीज निकाली जाती है, रिप्रोडक्शन फैक्टर यानी कि के फैक्टर। ठीक है, अब ये के फैक्टर, अब ऐसा तो एनी पेपर में है के फैक्टर पूछेंगे, इसका यूज पूछा जा सकता है। तो के फैक्टर के बारे में थोड़ी सी जानकारी रख लें, एम्स वगैरह जैसे एग्जाम में जरूरी है। तो के फैक्टर की बात करें तो ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन अ जनरेशन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए जनरेशन। इसका मतलब क्या है, जनरेशन देखो अभी समझाते हैं, अपॉन
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन जस्ट प्रीवियस जनरेशन। ठीक है, ये जेई मेंस या फिर नीट वगैरह में हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन एम्स वगैरह में और एडवांस वगैरह में तो कुछ भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये है क्या चीज। देखो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए जनरेशन, मान लो आप डिस्कस कर रहे हो इस वाली जनरेशन को, ठीक है, ये कौन सी जनरेशन है, मान लो ये आपकी नंबर हमें नहीं पता फॉर एग्जांपल, तो इस जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन है, 3, और इससे पहली वाली में कितने थे, 1, तो यहाँ पे के फैक्टर कितना आएगा, 3। अब इसका यूज क्या है, वो ये है कि अगर के फैक्टर 1 से ज्यादा आता है तो मतलब फिशन रेट आपका बढ़ता जा रहा है, मतलब ये अनकंट्रोलेबल है, मतलब आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, अनकंट्रोलेबल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगर फिशन रेट इतना ज्यादा है, 1 से ज्यादा, भाई 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो ऊपर नई जनरेशन में न्यूट्रॉन है वो ज्यादा है। अगर नई जनरेशन में न्यूट्रॉन ज्यादा है तो मतलब वो नए यूरेनियम एटम से जाके टकराएंगे। अगर के आपका 1 के इक्वल आता है तो मतलब रिएक्शन कंट्रोल्ड है, मतलब कोई ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर के 1 से कम आता है मतलब स्टॉप हो चुकी है, ठीक है, कुछ देर बाद रुक जाएगी, क्योंकि 1 से कम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नई जनरेशन है ना, उसमें आपके न्यूट्रॉन के नंबर कम हो गए हैं पुरानी के कंपैरिजन में। ऐसे मान लो कि अब की बार 3 है और अगली बार आपके सिर्फ 2 ही बचे, 1 बचा, तो इसका मतलब क्या है, स्टॉप की तरफ, यानी कि रुकने वाली है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर में बहुत सी चीजें होती हैं, फ्यूल होता है, मॉडरेटर होते हैं, कंट्रोल रोड होती है, पर ये हमारी कोई खास काम की नहीं है। हमारे जो काम की है वो है पावर। जो पावर होती है न्यूक्लियर रिएक्टर की, वो ये ध्यान रखनी है, पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर की जो पावर होती है, पावर होती क्या है, टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। तो ध्यान रखें, जो पावर होती है वो होती है एन ई अपॉन टाइम। एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या फिर नंबर जो भी आपको टोटल नंबर ऑफ फिशन के बारे में बात करी जा रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखें, मैं यहाँ पर एन जो लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है, बेसिकली इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ फिशन, जितनी बार टूटा है वो, ठीक है, या फिर टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम एटम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ यूरेनियम एटम, जो भी 235 यूरेनियम एटम है या जो भी है। और ई क्या है, जो एनर्जी रिलीज हुई है पर फिशन, ठीक है, जो भी एनर्जी है पर फिशन, क्योंकि अगर एक फिशन की एनर्जी आपने निकाल ली तो टोटल नंबर ऑफ फिशन से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल एनर्जी आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर इससे आगे जो चीजें हैं वो ध्यान रखना। अगर देखो, कई बार आपको क्वेश्चन में ना ये ई दी नहीं जाएगी, आपको अंडरस्टूड रखनी है कि जो ई होती है ना, अगर वो नहीं दी गई है तो वो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब मैंने इक्वेशन लिखी थी। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन सपोज है कि एम के जी यूरेनियम 235 है, उसका फिशन हुआ, तो आपको बतानी है कितनी पावर थी उस न्यूक्लियर रिएक्टर की, पावर कैलकुलेट करनी है। एम के जी है, अब हमें मास नहीं दिया गया, ठीक है, मास मान लो हमने कुछ भी ले लिया, 1 केजी, 10 केजी, 15 केजी, इट डजंट मैटर। तो यहाँ पर आपको एक जनरल फॉर्मूला मैं निकलवाना चाहता हूँ जो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन को जल्दी से करने के लिए। अब कैसे निकालोगे, पावर क्या होती है, पावर होती है आपकी एनर्जी अपॉन टाइम। अब टोटल एनर्जी कितनी, यानी कि एन ई, यानी कि टोटल एनर्जी अपॉन टाइम। अगर आप देखो तो टोटल एनर्जी को आप लिख सकते हो डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन टाइम, ठीक है। अगर आप देखो तो आपको याद होगा, मैंने आपको मास डिफेक्ट जो बताया था ना, वो 0.1% बताया था मैंने। देखो यहाँ पे पॉइंट बताए थे आपको कुछ, देखो ये रहा, मैंने बताया था जो मास डिफेक्ट होता है ना किसी भी इस यूरेनियम वाली फिशन में, कभी भी फिशन का क्वेश्चन आए, पावर न्यूक्लियर रिएक्टर की पूछी जाए, तो समझ लेना ये ऑटोमेटिक अंडरस्टूड वाली बात है कि जो मास डिफेक्ट होता है वो 0.1% होता है। तो इसका मतलब क्या, अगर मास डिफेक्ट 0.1% होता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका डेल्टा एम होगा, जो एम होगा वो कितना हो जाएगा, वो यहाँ पर जो डेल्टा एम है वो कितना हो जाएगा, एम अपॉन 1000। भाई एम के जी मास था और इसमें से कितना मास कम हो गया, 0.1%, वही तो एनर्जी हमें देगा। यही तो होता था कि जितना भी मास था उसका कितने परसेंट जो है मास डिफेक्ट हुआ है, और वही मास डिफेक्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता था, तो एनर्जी को हम लिखते थे डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो मास डिफेक्ट है वो 0.1% है, तो एम अपॉन 1000 हो जाएगा जो भी मास डिफेक्ट है, और सी स्क्वायर जो है अब ये डिपेंड करता है सी स्क्वायर यूज करना है कि भाई किस फॉर्मेट में पूछा गया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या किस में, और जो भी टाइम है वो सेकंड में आप लिख दोगे, तो आपकी जो पावर है वो यहाँ से आ जाएगी किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर की, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बेहद ज्यादा जरूरी है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और आप सोच नहीं पाओगे कि ये हमें 1000 आया कहाँ से, तो ये अंडरस्टूड वाले फैक्ट्स हैं कि जो मास डिफेक्ट है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में 0.1% होगा। जो भी आपका एनर्जी होती है वो अगर नहीं दी गई है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेनी है, ठीक है। बहुत इजी बना देते हैं ये सब पॉइंट्स।
अब यहाँ पे एक और चीज पूछी जाती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब हमेशा की तरह आउटपुट अपॉन इनपुट। तो जो आउटपुट पावर होती है ना वो होती है एफिशिएंसी अपॉन 100 एन ई अपॉन टी। ये क्या है कर दिया, जो देखो ये आपकी इनपुट पावर है और एफिशिएंसी होती क्या है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो आपने आउटपुट पावर निकालनी है तो एफिशिएंसी 100 कहां से आया, परसेंटेज की वजह से, ठीक है। एफिशिएंसी परसेंटेज में होती है ना जनरली, तो एफिशिएंट अगर ये नहीं है 100 तो परसेंटेज में नहीं आएगा आंसर, ठीक है। फिर आप अलग से 100 कर देना। तो एफिशिएंसी अपॉन 100 एन ई अपॉन टी, और ये एन ई अपॉन टी क्या है, अभी भी हमने देखा था एन ई अपॉन टी हमारी क्या थी, देखो ये रहा इन बार जो पावर थी जो हमने दी थी पावर, ठीक है। तो हमारी जो पावर आ जाएगी वो इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगी। अब अगली मैं चीज आपको बता देता हूं जाने से पहले, वो होती है फ्यूजन। फिशन है फिर फ्यूजन। फ्यूजन क्या है बेसिकली, जैसे 4 हाइड्रोजन आपके, ये हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बनाने के लिए यूज करी जाती है, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, 4 हाइड्रोजन के एटम ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया, जब ये 4 हाइड्रोजन के लोगे तो ये मिलकर 2 हीलियम बना देंगे, ठीक है। और फिर 2 बीटा प्लस भी निकलते हैं, ठीक है। बीटा प्लस जो हमने ई प्लस पॉजिट्रॉन पढ़ रहे थे जो हम, और आपका 2 न्यूट्रिनो भी निकलते हैं साथ में, प्लस एनर्जी जो निकलती है वो 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकलती है, ठीक है। लेकिन फ्यूजन की ना कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, जैसे सन वगैरह पे फ्यूजन होते हैं, ठीक है, सन के सरफेस पर, तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है फ्यूजन करने के लिए, और फ्यूजन केवल सन वगैरह और स्टार्स पर ही पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन बॉम्ब आपका प्रैक्टिकली धरती पर है भी नहीं, ओके। चलो, तो आपको ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है चीजें, आई होप आप इनको याद रख पाओगे। बाकी मैं आपको जो है कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ और जाने से पहले, तो आपको थोड़ी सी क्लियरिटी और आएगी, ठीक है। तो सब कुछ समझ में आएगा आपको। चलो, अब उसके बाद हम जैसे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने रेडियो एक्टिविटी वगैरह की बात करी वो तो ठीक है, ठीक है, वो तो आपको ऑब्वियस बात है समझ में ही आ गया होगा। अब जैसे आपको बहुत सी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करें कुछ क्वेश्चंस की तो देख लेते हैं, और जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि 2 रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं पी और क्यू, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं आपको ना इसके क्वेश्चन करा देता हूँ जो मैंने अभी अभी पढ़ाया है, ओके। तो चलो पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर। अमाउंट ऑफ यूरेनियम 235 टू बी फिसन्ड, आपको बताना है कि भाई हमें इसको तोड़ना है, फिशन इसका करना है, टू ऑपरेट 10 किलोवाट यानी कि पावर दी गई है न्यूक्लियर रिएक्टर। समझ में आया क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखें। आपको बताना है कि अप्रोक्सीमेटली कितना हमें यूरेनियम 235 चाहिएगा हमें 10 किलोवाट न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, मैंने अभी आपको बताया, पावर आपको दी गई है, एनर्जी सॉरी आपको अमाउंट निकालना है, मतलब क्या निकालना है आपको बेसिकली देखा जाए तो मास की बात करी गई है, तो अमाउंट आपको यूरेनियम 235 का निकालना है 10 किलोवाट न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑपरेट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को तो समझ पाए होंगे एटलीस्ट, तो थोड़ा ट्राई करके देखिए कि हो सकता है आप निकाल पाए, ठीक है। लेट इट बी गिव अ शॉट, और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि भाई कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो आई होप यू विल ट्राई। तो अगर आपने ट्राई करेंगे तो देखते हैं कि आपको, देखो आपको 10 किलोवाट दी गई है, इसका मतलब टोटल पावर कितनी है, अगर आप वॉट में निकालो तो 10 इंटू 10 की पावर 3 यानी कि 10 की पावर 4 वॉट दी गई है, ठीक है। पावर होती किसके बराबर है, हमने अभी भी पढ़ा, पावर होती है m अपॉन 1000, जो मैंने आपको बताया है क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर में 0.1% का मास डिफेक्ट आती है, ठीक है। और आपकी सी स्क्वायर का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर m अपॉन टी आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर टाइम भी आपको दिया गया होता तो 1 सेकंड यूज कर सकते हो, जो भी ऑप्शन के हिसाब से, मतलब जो भी, अगर देखो पर सेकंड पर 2 सेकंड वो आपको दिया जाएगा, तो जनरली आपको 1 सेकंड दिया जाता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ सेकंड रहने दो, अगर 1 सेकंड है तो 1 सेकंड यूज कर लेना, ठीक है, 2 है तो 2। तो इस हिसाब से जो हमारा मास रिक्वायर्ड है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ से, अगर आप इसको इधर उधर शिफ्ट करो तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे, इसको इधर शिफ्ट करो, 9 को अपॉन में ले जाओ, तो यहाँ पे 10 की पावर 4 है,
ठीक है, अपॉन ये 10 की पावर 3 और चला जाएगा, ठीक है, और आपका जो मास आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 10 की पावर 16, ठीक है, ये मास अपॉन टाइम की वैल्यू आएगी। टाइम 1 सेकंड है 2 सेकंड है वो डिपेंड करता है जो भी ऑप्शन में के हिसाब से, पर सेकंड पर मिनट, ठीक है, तो आपको ऑप्शन पता चल जाएगा। मान लो किलोग्राम पर सेकंड है तो आप यहाँ पे 1 सेकंड यूज करोगे, मान लो किलोग्राम पर मिनट है तो 1 मिनट यूज करोगे, हालांकि 1 सेकंड ही दिया जाएगा तो बाई डिफॉल्ट ही होता है। तो इसको आप ना 10 ही मान लो, जब इसको 10 मान लोगे तो ये 17 हो जाएगी, ठीक है, तो इसको 10 मान लोगे तो ये 17 हो जाएगी। ऊपर सॉल्व करो, ऊपर जब ले जाओगे तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर -17 और ऊपर 10 की पावर 7 है, तो लगभग आंसर ना आपका -10 में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कि भाई कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें 10 की पावर -10 मैच कर रहा है, ठीक है। आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सॉल्व करने की बिल्कुल भी कभी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। चलो, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि एनर्जी रिलीज्ड बाई 1 kg यूरेनियम 235, जब इसको आपने फिशन किया तो यूरेनियम 235 के द्वारा कितनी एनर्जी रिलीज होगी अगर उसका मास आपने 1 kg लिया है तो फिर से वही कहानी, हमने अभी बताया कि जो एनर्जी होती है वो होती है डेल्टा एम सी स्क्वायर, ठीक है। अब की बार पावर की बात नहीं करी गई है लेकिन फिशन की बात तो करी गई है, तो मास डिफेक्ट बाय डिफॉल्ट कितना 0.1%, यानी कि आपका जो टोटल मास है उसका 1000 से डिवाइड कर दो, इतना मास डिफेक्ट, इसकी वजह से ही आपको एनर्जी मिलेगी। और सी स्क्वायर का मतलब 9 इंटू 10 की पावर 16, मतलब 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 का स्क्वायर हमने किया है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8। अब हमारा मास कितना है 1 kg, तो हमारी जो एनर्जी है वो कितनी आएगी 9 इंटू 10 टू दी पावर 13 जूल, ठीक है। तो हमारी ये एनर्जी आ गई। अब हमें इतने जूल एनर्जी आ गई तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नहीं तो हम सीधे क्या करते, इसी को यूज कर लेते। हमारा जो मास है वो 1 kg का था, तो क्योंकि ये 1 kg में था तो इसलिए हमने डायरेक्ट नहीं किया, हमें क्योंकि kg को किस में बदलना पड़ेगा, फिर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना पड़ेगा। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से फैक्टर हमें लाना पड़ेगा, तो हमें मतलब दिक्कत हो जाएगी फालतू में, तो इसलिए हमने पहले जूल में किया। अब इसको किस में ला सकते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ला सकते हो, ठीक है। चलो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुड बी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे वो देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो हो सकता है पॉसिबल वो ये हो सकता है कि यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि एक गामा रे फोटोन है और वो एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस करता है। बेसिकली दो फिनोमेना होते हैं, एक होता है पेयर प्रोडक्शन और एक होता है पेयर एनिलेशन, ठीक है। तो इन दोनों फिनोमेना की बात हम कर रहे हैं, एक होता है पेयर प्रोडक्शन, एक होता है पेयर एनिलेशन। तो पेयर प्रोडक्शन में हम क्या बात कर रहे हैं कि एक गामा रे फोटोन है और वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस करता है, ये गामा है और ये इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन का पेयर प्रोड्यूस कर रहा है। अब आपको यहाँ पर बताया गया है कि इफ द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी है हमने कैलकुलेट भी करी थी, किसी को याद होगी आई होप। तो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी रेस्ट मास एनर्जी है, आपको याद भी होना चाहिए, जो मैंने कैलकुलेट करवाया भी था। तो ध्यान रखो जो हमारा पेयर प्रोडक्शन होता है ना उसमें क्या होता है कि एक हमने पॉजिटिव चार्ज लिया और उस पर एक गामा रे को हम छोड़ते हैं, ठीक है, और ये गामा रे जब इससे टकराती है तो एक इलेक्ट्रॉन हमें मिलता है, एक पॉजिट्रॉन हमें मिलता है, पेयर मिलता है, ठीक है। तो हमें जब पेयर मिलता है तो हम बेसिकली इसी को पेयर प्रोडक्शन कह देते हैं और इसकी जब हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं उसके तरीके होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही एनिलेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन आया एक पॉजिट्रॉन आया और दोनों मिल गए और दोनों मिलकर टकरा के क्या प्रोड्यूस करते हैं, गामा रेस, ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की इतनी दी गई है और टोटल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के पेयर की इतनी दी गई है 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब क्या है, जब ये टकराए गामा पॉजिटिव से तो आपके इलेक्ट्रॉन और मतलब न्यूक्लियस से टकराए, न्यूक्लियस से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिले, तो अब जो हमें टोटल इनकी एनर्जी मिली है ना वो 0.78 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली है, मतलब इनके अंदर जो एनर्जी है। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी होगी, मतलब फिर इसकी एनर्जी बता दो कितनी होगी। देखो क्वेश्चन क्या है, एक न्यूक्लियस है, मतलब पेयर प्रोडक्शन का प्योरली क्वेश्चन है ये। एक न्यूक्लियस से गामा टकराया, गामा रे टकराई तो यहाँ से एक पॉजिट्रॉन मिला और एक हमें इलेक्ट्रॉन मिला। अब यहाँ पे जब एक पॉजिट्रॉन मिला एक इलेक्ट्रॉन मिला तो क्या हुआ, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन था उसकी जो मास, उसकी जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि हमें जो अगर एनर्जी मिली है वो 0.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिली है, तो ये बता दो कि इस गामा की एनर्जी कितनी रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया गया है, अगर आप थोड़ा सा सोचो तो यहाँ पर बेसिकली ये देखो फंडा कि जो हमारा, अगर मैं दूसरी पेन से करूं तो यहाँ पर जो ये है ये आपका 0.51 है, तो इसका मतलब इसकी भी 0.51 रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये टोटल हमें जो मिली है वो 0.78 मिली है,
जबकि हम जानते हैं कि पॉइंट से मतलब ये दोनों तो पहले से है ही, और साथ में जो इनकी देखो ये तो इनकी रेस्ट मास एनर्जी है, मतलब जब ये रुके हुए हैं, लेकिन ये जो मिली है ना वो काइनेटिक एनर्जी हमें मिली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमें मिली है, प्लस ये दोनों इसमें और जोड़ दो तो आपकी पूरी गामा की एनर्जी हमें मिल जाएगी। ये कुछ ऐसा ही है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपका फोटोन टकराया, फोटोन आइंस्टीन आइंस्टीन की इक्वेशन के हिसाब से पूरी जो फोटोन है अपना पूरा की पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। तो अब उसकी सपोज उसकी एनर्जी कुछ थी, ठीक है, अब वो एनर्जी उसने ट्रांसफर करी तो हमारी जो एच न्यू होती है, जो फोटोन की एनर्जी है, वो हमें पहले तो किस में मिलती है, पहले तो वो मिलती है हमें किस फॉर्मेट में, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मेट में, ठीक है, और साथ में कुछ एनर्जी चली जाती है वर्क फंक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है। तो जो टोटल गामा की एनर्जी है वो कुछ तो रेस्ट मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गई जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की होगी, साथ में कुछ काइनेटिक एनर्जी में चली गई, तो टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल अगर आप निकालोगे तो 0.51 प्लस 0.51 हमने किया तो 1.02 तो इनकी रेस्ट मास आई, साथ में हमने इसमें और क्या ऐड कर दिया, साथ में हमने जो 0.78 हमें मिली है वो और ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमारी जो एनर्जी आई वो इतने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इस टॉपिक में, ओके। तो यहाँ पर इससे ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, कभी भी कोई ऐसा कुछ यहाँ पे तूफान नहीं आता है कि भाई आपको कुछ कठिन क्वेश्चन मिले। अब मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन को आसान बना देगा अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पेपर में आए तो। फंडा आपको ध्यान रखना है, देखो क्वेश्चन क्या है, एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 220 है, ठीक है, उसका जो ए है मास नंबर है वो 220 है। इनिशियली ये न्यूक्लियस बेचारा रेस्ट पर रखा हुआ है और ये एक अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और जो अल्फा पार्टिकल को एमिट कर रहा है, ओके, ये एमिट करता है अल्फा पार्टिकल को। तो आपको बताया है कि इफ द क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्यू वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है, एक न्यूक्लियस है सपोज, ये इसका एक एटॉमिक नंबर है, एक मास नंबर है, इसको ये आपका इसमें से क्या निकला अल्फा पार्टिकल, तो A-4 और नीचे Z-2 साथ में प्लस अल्फा, साथ में कुछ एनर्जी भी निकली, तो ये क्यू वैल्यू जो दी गई है ना वो दी गई है आपको 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको बताना है एनर्जी ऑफ एमिटेड अल्फा पार्टिकल कितनी होगी, तो ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला है ना इसकी एमिटेड एनर्जी जो है वो कितनी होगी वो कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। तो अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो ये ध्यान रखना, आप कभी भी आपको इस तरीके से अल्फा एमिशन में कभी भी एनर्जी पूछी जाए तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है एनर्जी कैलकुलेट करने का, ये है A-4/A इंटू जो भी एनर्जी आपको निकली है टोटल, ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, ये आपकी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी होती है बेसिकली, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, इसको आप अच्छे से लिख लेना। तो ए हमें दिया गया है 220 माइनस 4/220 इंटू जो क्यू दिया गया है वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो हमारी जो एनर्जी आई वो भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। इसको सॉल्व कर लो, ऊपर आ जाएगा 216 नीचे 220 और 5.5, यानी कि हमारा वो आंसर सेलेक्ट कर देना जो आपका 220, देखो जब इससे इसे डिवाइड करोगे तो नीचे डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, मतलब आंसर एक से कम आएगा, यानी कि 5.5 से जो भी आंसर ऑप्शन में कम हो उस पर टिक कर देना, आपका मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब वैसे निकालने बैठे एनर्जी कंजर्वेशन करोगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या बेस्ट है ये तरीका जो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है A-4/A इंटू क्यू, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, ऐसी चीजें आपके क्वेश्चन को बेहद आसान बना सकती हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। चलो नाउ एक एक्टिविटी का क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि हमने एक्टिविटी का अभी कोई खास क्वेश्चन नहीं किया है और ये बहुत जरूरी होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है जिसकी जो एक्टिविटी दी गई है वो दी गई है 9750 काउंट्स पर मिनट, ठीक है, और ये t=0 पर है शुरू में, मतलब ये शुरू में दी गई है, बेसिकली A0 आप इसे कह सकते हो। अब t=5 मिनट के बाद, ध्यान रखना मिनट, ये भी पर मिनट की बात करी जा रही है, ये 1 मिनट पर थी, मतलब 0 मिनट पर थी। 5 मिनट के बाद क्या होता है कि जो एक्टिविटी हो जाती है वो हो जाती है 975 काउंट पर मिनट, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस रिएक्शन का डिके कांस्टेंट क्या होगा, डिके कांस्टेंट क्या होता है लैम्डा, ठीक है। तो आपको एक्टिविटी दी गई है दो दो टाइम पर, आपको डिके कांस्टेंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब डिके कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, डिके कांस्टेंट कैलकुलेट करने का सीधा तरीका एक्टिविटी का आपको तरीका याद होगा, एक्टिविटी जो होती थी बेसिकली, अब हमारे पास इसको भी करने के ना दो तरीके हैं, ठीक है। एक तो है भाई सबसे पहले सबसे बढ़िया तरीका ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करने का सीधा सीधा है कि भाई ए जो होता है वो A0 e की पावर माइनस लैम्डा टी होता है।
अब हमें जो है ए दिया गया है कितना 975, और हमें जो ए नॉट दिया गया है वो कितना दिया गया है 9750। लैम्डा कितना दिया गया है निकालना है, टाइम कितना है 5 मिनट, ठीक है। सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये भी सेकंड, ये भी पर मिनट है ये भी, तो इससे 10 बार, ठीक है। जब ये 10 बार तो e की पावर लैम्डा 5 आ गया 1/10। दोनों साइड में क्या कर दो, ऐसे क्वेश्चंस को आपको अगर थोड़ा सा भी केमिस्ट्री जानते हो, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा है, तो दोनों साइड में लॉग करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका दोनों साइड में लॉग किया और इधर भी ln 10 कर दिया, ठीक है। तो ln 1 माइनस ln 10 हो जाएगा, ओके। अब हम जानते हैं ln और e एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तो ये बचेगा -5 लैम्डा, ये हो जाएगा 0, ln 1 0, तो ये हो जाएगा -ln 10, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा लैम्डा का, वो आएगा ln 10/5। अब ये आपको पता होना चाहिए कि log 10 आपका 1 होता है, और आपको ये पता होना चाहिए कि जो ln होता है वो 2.3 इंटू लॉग होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पर देखो तो आपका जो ln 10 है वो हो जाएगा 2.3 इंटू 1/5, यानी कि जो हमारी लैम्डा है जिसे हम कह रहे हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो आ जाएगा 2.3/5। इसकी वैल्यू आपकी यहाँ से आ जाएगी, या तो डिके कांस्टेंट कह लो, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कह लो, इट्स अपॉन यू। ओवरऑल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी और आप यहाँ से देख सकते हो। अब एक चीज होती है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, बेसिकली कुछ न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं ज्यादा प्रोटॉन की वजह से, तो वो ना इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं, तो उसकी वजह से कुछ न्यूट्रॉन फॉर्म होते हैं। तो ये एक फंडा याद रखना, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो एक चीज है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के बारे में क्या फंडा है कि कुछ न्यूक्लियस होते हैं जो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये बेचारे अपने अनस्टेबिलिटी की वजह से कभी कभी इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेते हैं इनर सेल में। तो एक नया हमें न्यूक्लियस मिला और उसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो ए है, जो जेड है वो कितना हो जाएगा Z-1, ठीक है। और फिर कुछ न्यूट्रिनो निकलते हैं, साथ में कुछ एक्सरे निकलती हैं, ठीक है। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर बेसिकली एक्सरे के लिए यूज किया जा सकता है। तो यहाँ से क्या हो रहा है बेसिकली ध्यान रखें, मतलब ये क्या हुआ कि एक प्रोटॉन ऐड होता है, ठीक है, एक प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो आपका एक हमें न्यूट्रॉन मिल जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा सिस्टम यहाँ पर हो रहा है, और ये चीज क्या है, ये न्यूट्रिनो है, मतलब एनर्जी है। तो यहाँ पर आपका ये कुछ हमें मिला। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ न्यूक्लियस होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं और बहुत ज्यादा प्रोटॉन की वजह से अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसे प्रोटॉन अगर खत्म करने हैं, न्यूट्रलाइज करने हैं, तो हमें न्यूट्रॉन बना देने चाहिए। लेकिन कैसे बनाएंगे, जब इक्वल चार्ज मिल जाएगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना देते हैं। तो उस केस में कुछ जो एनर्जी होती है उसको रिलीज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन जो आपका न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो जाता है। तो ऐसे केस में जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन जो है प्रोटॉन की वजह से एटॉमिक नंबर था, तो आपका जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा तो एटॉमिक नंबर हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखना है आपको। आई होप आप इस चीज को ध्यान रखोगे और आप सारी चीजों को ढंग से हैंडल कर पाओगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं अगली क्लासेस में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।